मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम हिबा आपकी होस्ट, आपकी मेज़बान, और इस टाइम आप ऑडियो नावल बुक पे मौजूद हैं। और नोवेल मैं आप लोगों के साथ रीड आउट करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे पास जो रिक्वेस्टेड नावल है वो इंशाल्लाह जुलाई से स्टार्ट होंगे। और एक राइटर ने मुझे अपना नावल दिया था, उनके नावल के बाद सोचूँ आपने जिन भी नावल की रिक्वेस्ट की है वो खासे लोग हैं, तो इस वजह से आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वेस्टेड नावल के साथ दूसरे नावल भी अपलोड होंगे और रिक्वेस्टेड नावल फिर अपलोड हुआ करेंगे दरमियान में। और हम बता दिया करेंगे जिसकी रिक्वेस्ट डन होगी ना, तो वो कमेंट में लिख भी दिया करना, फिर अगली लिस्ट अगले मंथ बनेगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी को मेरी रीडिंग से मसला है तो प्लीज़ आप वॉइस को म्यूट करें और ख़ुद रीड कर लें। ना ही मैंने आप लोगों की आंखें पकड़ी हुई हैं और ना ही आप लोगों के मोबाइल, जो आप लोग इतने अजीब और इतने बदतमीज़ाना अल्फाज कसते हैं हम पे। क्या हमने आपसे कभी भी रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी आवाज़ में ही सुने? आप खुद भी तो रीड आउट कर सकते हैं ना डियर। तो आप प्लीज़ खुद रीड आउट कर लें, बजाय इसके कि आप लोग मेरी इंसल्ट करें। आप लोगों के डैडी जी के ग़ुलाम नहीं हूँ मैं। चलें नोवेल स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, मुझे किसी ने मना किया था कि आप प्लीज़ डांटा ना करें। मेरी आवाज़ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें। नावल है तुझे चाह के, और ये नावल मैंने नहीं पढ़ा। इस कलम आइली, बेशक आपने पढ़ा होगा कहीं पे, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। वो जो सारी रात ऑफिस और यूनिवर्सिटी के काम की वजह से काफ़ी लेट थक कर तकिए में मुँह दिए गहरी नींद में गुम था, किसी के झंझोर कर उठाने पर नींद के खुमार से खुलती बंद होती आंखें बामुश्किल खोलकर अपने दाएं जानिब देखा, जहां वह सफ़ेद यूनिफॉर्म में बामुश्किल कंधे तक आते बालों को पोनी टेल किए इसे उठाने में हल्कान हो रही थी। आसी भाई उठे ना, कब से उठा रही हूँ, आप हैं कि उठ ही नहीं रहे? खैर तो है, तभी आज तुम मेरे कमरे में सुबह सुबह कैसे टपक पड़ी, जबकि तुम्हारी सुबह 11 बजे से पहले होती ही नहीं है। अल्लाह आसी भाई, आप भी ना भूल गया आज मेरा कॉलेज में पहला दिन है और मैं लेट नहीं होना चाहती, इसलिए प्लीज़ जल्दी उठे ना। इसके ऐसे हल्कान और उजलत भरे अंदाज पर वह मुस्कुरा दिया। अच्छा तुम चलो, मैं रेडी होके आता हूँ। इसे बोलकर बेड से उठते बाथरूम की तरफ रुख किया ताकि फ्रेश हो सके। कुछ ही देर में वापस कमरे में आते ही बेड पर अपने सूट, मैचिंग टाई, वो आज सब कुछ रेडी देखकर इसे बिल्कुल हैरत नहीं हुई, क्योंकि हर रोज़ की तरह इसे अपनी हर चीज़ रेडी ही मिलती थी। वो इसकी हर छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल करती थी। कभी कभी तो इसके इतना ख्याल करने पर मना भी करता तो इसे नाराज़ हो जाती, तो वह कैसे इसे खुद से नाराज़ रहने दे सकता था? तभी से इसकी माननी ही पड़ती। पूरे घर में नाश्ते की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू फैली हुई थी। किचन में अदीला बेगम तेज़ी से हाथ चलाती नाश्ता बनाने के साथ सिमी को कोसने भी दे रही थी, जो ना जाने रोज़ की तरह पता नहीं किन कामों में गुम थी। सिमी, अरे ओ सिमी, कहाँ रह गई हो? जल्दी आओ, एक तो पता है सुबह सुबह किचन में कितने काम होते हैं, फिर भी पता नहीं किन कामों में उलझी रहती है। आई बीबी जी, बस आ गई। जी बीबी जी, कहाँ थी? कब से बोल रही हूँ, कितनी बार कहा है नाश्ते के वक्त किसी और काम में मत पड़ा करो। बीबी जी, वो माज जी ने जूते साफ करने को कहा था, बस वही कर रही थी। अच्छा बस अब जल्दी हाथ चलाओ, सब लोग आते ही होंगे नाश्ते के लिए। जी बीबी जी। मज़ीद डांट से बचने के लिए सिमी जल्दी जल्दी हाथ चलाती इनकी मदद करने लगी। क्या हो गया आदिला, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? ज़ाहिरा बेगम किचन में आते ही आदिला बेगम को गुस्से में देख पूछने लगी। अरे भाभी क्या बताऊं, सुबह किचन में इतने काम होते हैं और ये महारानी रोज़ इस वक्त पता नहीं कहाँ चली जाती है। सिमी ने फिर से तोपों का रुख अपनी तरफ देखते ही अपनी सफाई पेश करनी चाहिए तो ज़ाहिरा बेगम ने इसे बुलंद हाथ करके खामोश करवा दिया। अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, माज या मोईज़ ने कोई काम कह दिया होगा, तुम्हें पता तो है हर काम इन्हें वक्त पर याद आता है। जाओ सिमी, तुम सबको बुला लाओ, मैं देख लूँगी। जी बीबी जी। सिमी इनकी बात सुनते ही भागकर किचन से निकली कि कहीं कोई और काम ना कहते। अरे भाभी आप क्यों आ गई? आपके पहले ही घुटनों में दर्द रहता है, फिर दर्द शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ दिला, सब रेडी है ना, बस जल्दी करो, सब आते ही होंगे। माज उठ जाओ, नहीं तो कॉलेज से देर हो जाएगी। इतनी बार उठाने पर भी जब इसकी नींद में रत्ती भर भी फर्क ना आया तो रोज़ की तरह बाथरूम की और रुख किया और पानी से भरी बाल्टी इसके करीब आते इस पर उलटी।
और वो जो मस्जिद से सोया हुआ था चीखता हड़बड़ाकर उठ बैठा। कुछ देर तक सूरत हाल समझ आने पर गुस्से से घूरा। क्या है यार, कभी सुकून से सोने ना देना। कान में उंगली डाले झुंझला कर बोला, रात सोने के लिए ही होती है मेरे भाई। अब उठ और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ। मुइज के जाते ही वो भी तैयार होने चलती है, क्योंकि नींद तो इस आइंस्टाइन की औलाद ने पानी के साथ ही बहा दी थी। वजाहत हुसैन के डाइनिंग टेबल पर आते ही बाकी सब भी नाश्ते की तरफ मतवज्जा हुए। डाइनिंग टेबल पर सभी नाश्ता शुरू कर चुके थे जब वो सीढ़ियां उतरती भाग कर आई और सरबराही कुर्सी पर बैठे वजाहत हुसैन के गले में बाहें डाल गई। सुबह बखैर नानू। अरे सुबह बखैर, मेरा बच्चा उठ गया। अचानक चौंक कर मुड़ के इसे देखा और शफकत से इसके हाथ चूमते बोले। अदीला बेगम को यह मंजर बहुत नागवार गुजरा। फिर सर झटक कर नाश्ते की तरफ मतवज्जा हुई, क्योंकि ये तो रोज़ का मामूल था। अच्छा अब चलो जल्दी से नाश्ता करो, नहीं तो लेट हो जाओगी। जी नानू, कहती जल्दी से आइस के बराबर कुर्सी पर बैठती नाश्ता करने लगी। अरीबा अरीबा ओ चश्मिश। अरीबा जो सुनते हुए भी अनसुनी करके नाश्ता कर रही थी, जानती थी ज़रूर फिर से कुछ उल्टा बोलेगा। इसकी चश्मिश बोलने पर अपनी ऐनक के ऊपर से घूर कर इसको देखा। इसके इस तरह देखने पर मुआज ने फ़ौरन से अपने दांतों की नुमाइश की। फिर सब से नजरें बचा कर एक हाथ से कान पकड़ता आहिस्ता से सॉरी बोला, लेकिन इसको मुंह पुना कर फिर से नाश्ते की तरफ मतवज्जा होते देख हैरान परेशान हुआ। मतलब इस बार नाराज़ की सख्त थी। इसे अपनी ये छोटी सी मासूम सी कज़न बहुत पसंद थी। जितना इसे तंग करने छेड़ने में से मज़ा आता था, इतना ही इसके नाराज़ होने पर फिक्र भी होती थी। तभी इसे मनाने के नए तरीके सोचने लगा। आइस बेटा, आज यूनिवर्सिटी से फारिग होकर ऑफिस जल्दी आने की कोशिश करना। नया प्रोजेक्ट है, इसलिए मीटिंग में तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है, तो लेट मत होना। माजिद साहब नाश्ते से फारिग होकर ऑफिस के लिए निकलते हुए एक बार फिर बेटे को याद करवाते हुए बोले, जी पापा, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। नाश्ते से फारिग होते ही माजिद और शुजा साहब ऑफिस के लिए निकल गए। बाकी सब भी नाश्ते से फारिग होते अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। वजाहत हुसैन, जिन्हें सब बाबा जान कहते हैं, अपने दो बेटों माजिद हुसैन, इनकी आहलिया ज़ायरा और तीन बच्चों गानिया, आइस, अरीफा और छोटे बेटे शुजा हुसैन, इनकी आहलिया अदीला और दो बच्चे मुआज, मुईज़ जुड़वा हैं और अपनी नवासी ताबीर के साथ वजाहत वाला में रहते हैं। समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि कमेंट में सोल हुआ था कि रिलेशन समझ नहीं आती तो समझाया करें। आपने बस करना ये है कि वालिदैन को छोड़ के उनकी औलादों पे फोकस करना है और उनको याद रखना है, क्योंकि वही हमारे मेन करैक्टर हैं और मेन करैक्टर को याद रखें तो साइड करैक्टर खुद ब खुद ही याद हो जाते हैं। इसमें मेन मुझे ताबीर और आइस लगते हैं, और अगर सेकंड लीड आई तो मेरे ख्याल से ये मास मुईस या जो अब इनकी चश्मिश दोस्त है गानिया, शायद कज़न है उनकी, वो होंगे या अरीबा। चलें जी, आइस की दो बहनें हैं, गानिया और अरीबा, और उसके चचा की मतलब लाइक उसकी कज़नें हैं, एक अदीला है और दो कज़न है उसके, मतलब लाइक मास और मुईस जो जुड़वा हैं। शायद अब समझ आ गया हो। आसिफ भाई, क्या आप ऑफ टाइम में भी लेने आएंगे मुझे? नहीं गुड़िया, मैं लेट हो जाऊंगा, आज ऑफिस भी जाना है। मैं ड्राइवर से कहूँगा, वो आ जाएगा लेने। ये क्या बात हुई, मुझे आप ही लेने आएंगे? तो ही आऊँगी, मैं गुस्से में मुंह बसोड़ते हुए बोली। इसके मुंह बसोड़ कर कहने पर वो कह लगा उठा, फिर हाथ बढ़ाकर इसे कंधे से लगाया। देखो ताबी, मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ ना, मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम भी मेरी बात मानो। आज मजबूरी है, कल से पक्का लेकर भी आऊँगा। मासूमियत से मुंह बनाते कहा। इसके यूं मुंह बनाकर कहने पर जाने क्यों इसे इतना प्यारा लगा, और वो कहा इसकी कोई बात टाल सकती थी, तभी फ़ौरन मान गई। अच्छा, आज माफ़ कर रही हूँ, कल से नहीं मानूंगी मैं, उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में कहा। ओके मैडम, सीने पर हाथ रखे अदब से चुप कर शरारत से कहा, और वह इसकी ऐसा करने पर हंसती। कॉलेज के गेट पर कार रुकते ही इसे खुदा हाफिज बोलती कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ गई। कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। इतनी लेट क्यों हो गए? बच्चों यूनिवर्सिटी के कैफ़े में बैठी कब से आइस का इंतज़ार कर रही थी। दूर से इसे वाइट शर्ट टाई के साथ ब्लैक जीन्स पहने आते देख गुस्से में इस पर भड़क उठी। लग भी इतना हैंडसम रहा था कि नज़र भी नहीं हट रही थी, लेकिन फिर अपना रोब भी तो दिखाना था। अरे जूनिया, बस वो तभी को कॉलेज छोड़ते हुए देर हो गई। यार नाराज़ क्यों हो रही हो? आ तो गया हूँ, अब मैं नाराज़ भी ना हूँ। इतनी फ़िक्र केयर कभी मेरी भी कर लिया करो। अब तुम्हारा ख्याल था तभी तो इतनी उज्जलत में तुम्हारे पास भागा चला आया। इसके मायनी खेज से बोलने पर वो मुस्कुराती। अच्छा, एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी, लेकिन मैंने माफ़ी तो मांगी ही नहीं। इसकी शरारत से कहने पर झुंझला कर चिपट इसके कंधे पर रसीद की आसी। अच्छा सॉरी, अब नहीं करूँगा। बोलो क्यों बुलाया था? क्या मतलब है? तुमसे मिल भी नहीं सकती? नागवार से बोली। अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? देखो जूनिया, मुझे यूँ बगैर किसी रिश्ते के हमारा मिलना मुझे पसंद नहीं। तुम्हें भी इस बात को समझना चाहिए। जब हम एक मजबूत बंधन में बंध जाएंगे तब तुम्हें एक पल के लिए भी दूर जाने नहीं दूंगा। इसके मायने खेत से बोलने पर वह झिनक कर मुस्कुराती।
फिर तुम कब अपने घर वालों को भेजोगे? मेरे घर वालों ने रिश्ते देखने भी शुरू कर दिए हैं। अरे तुम्हारे लिए ही तो इतनी भाग दौड़ कर रहा हूँ ताकि जल्दी से तुम्हारे घर अपने घर वालों को भेज सकूँ। इसके मायने खेल से बोलने पर इसके नजरों किताब ना लाते हुए सर झुका गई और वो इसे देख के हंस गया। अब बोलती क्यों बंद हो गई मैडम की? अच्छा अच्छा बस अब जल्दी उठो, नहीं तो अगला लेक्चर भी मिस हो जाएगा। हाँ हाँ चलो अपने बैग और फाइल समेटते दोनों अपनी क्लासरूम की तरफ बढ़ गए। कॉलेज से फारिग घर आते ही वो लाउंज में मौजूद सोफे पर गिरने किसी अंदाज में बैठी। थक गई मेरी बेटी आज। जायरा बेगम जो पास ही बैठी सोफे के कुशन ठीक कर रही थी इसके यूं गिरने किसी अंदाज में बैठने पर बोली, जी बड़ी मामी बहुत ज़्यादा, आज पहला दिन था फिर भी टीचर्स ने ढेर सारा काम उठा कर दे दिया, मतलब काफ़ी थका देने वाला दिन था आज। वो शरारत से बोली, हाँ ना लेकिन मज़ा भी बहुत आया, आज मेरी नई दोस्तें भी बनी। इसके यूं पुरजोश और मासूमियत भरे अंदाज पर जायरा को इस पर टूट कर प्यार आया। ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इस सब के साथ आपको अपनी स्टडीज़ पर भी ध्यान देना है, ठीक है? जायरा बेगम इसे प्यार से समझाते हुए बोली, जी बड़ी मामी आप देखिएगा इस बार भी मैं ही टॉप करूंगी, ज़रूर मेरी बेटी इंशाल्लाह। अच्छा बड़ी मामी नानो कहाँ है? मैं इन्हें भी बता कर आती हूँ। अरे पहले चेंज तो कर लो। नहीं बड़ी मामी जब तक इन्हें देख ना लूँ मुझे सुकून नहीं आता। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, वो अपने कमरे में होंगे फिर फ्रेश भी हो जाना, मैं खाना भी भेज दूंगी, खा लेना। जी बड़ी मामी। बोलते ही वजाहत हुसैन के कमरे की ओर भागी। नानो नानो कहाँ हैं आप? इसके यूं बगैर सांस लिए पुकारने पर वजाहत हुसैन जो कि किताब का मुताला करने में मसरूफ थे मुस्कुरा के, और वो जो इन्हें यूं पुकारते हुए कमरे में दाखिल हुई थी भाग कर इनके पास बेड पर बैठती, इनके कंधे पर सर रखती, गले में बाहें डाल की, अरे मेरा बच्चा कॉलेज से आ गया, कैसा रहा दिन? और ये क्या अभी तक चेंज भी नहीं किया? अरे नानो आपको पता तो है जब तक आपको देख ना लूँ मुझे सुकून नहीं आता। और वो इसके इस प्यार भरे अंदाज पर दिलो जान से मुस्कुराए। इन्हें ही अपनी ये नवासी बहुत प्यारी थी। फिर वो इन्हें अपनी आज की रुदात सुनाने लगी। अरीबा अरीबा अरे सुनो ना यार, सॉरी कर तो रहा हूँ मैं, और देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स भी तो लेके आया हूँ। नहीं इस बार मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूँगी। माज भाई आप हर बार ऐसे ही करते हैं, सॉरी बोलते फिर जब मैं मान जाती हूँ तो फिर से तंग करते हैं। मुंह बनाते घूर कर इससे बोली, अच्छा देखो फिर मैं ढेर सारी चॉकलेट्स वो भी अपनी पॉकेट मनी से लेके भी तो देता हूँ यार, अब मान जाओ ना प्लीज़। एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी। कैसी शर्त? अगर आप कान पकड़ के उठक बैठक करके सॉरी बोलेंगे। क्या यार थोड़ी सी शर्म कर लो, तुमसे 4 साल बड़ा हूँ, तंजिया अंदाज में कहा। हाँ तो आपको भी शर्म आनी चाहिए अपने से छोटे बच्चों की चीज़ें चोरी करते हुए। यार ये क्या बात हुई? जी हाँ यही बात है, कर सकते हैं तो ठीक है नहीं तो जाएं यहाँ से, मुझे अपना होमवर्क भी करना है। नाक से फिसलती ऐनक को ठीक करती मुंह बना कर इससे बोली, इसको मानते ना देख हार मान कर एक नज़र कमरे के खुले दरवाजे से बाहर देखकर कहीं कोई देख ना ले, नहीं तो माज दी ग्रेड की क्या इज्जत रह जाती। फिर मुंह बसोड़ कर कान पकड़ता उठक बैठक करने लगा, और वह जो मुंह बनाकर खड़ी थी इसके ऐसा करने पर बामुश्किल अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगी। लेकिन बुरी हो किस्मत अचानक किसी के खिलखिला कर हंसने की आवाज़ पर फौरन से खड़े होकर दरवाजे की ओर देखा जहाँ ताबीर पेट पर हाथ रखे हंसी से बेहाल हो रही थी, और अरीबा जो बामुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल किए खड़ी थी ताबीर का साथ देती खिलखिला कर हंसने लगी। इन दोनों को यूं अपना मजाक बनाते देख खुफकी से घूरने लगा। मास जो हर वक्त इन दोनों को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने ना देता था, बहुत कम ही इनके हाथों इसकी दुर्गत बनती थी, तभी वो इस मौका से भरपूर मजा ले रही थी। नोट फेर चढ़े लो, बच कर रहना, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। उंगली उठाकर मौन करने वाले अंदाज में कहता कमरे से निकल गया, और वो एक बार फिर इसकी हालत याद करती हंसती। रात डिनर से फारिग होते ही सब लोग लाउंज में बैठे चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे कि वजाहत हुसैन के माजिद साहब को मुखातिब करने पर सब इनकी तहमत बचा हुए। माजिद ने प्रोजेक्ट का क्या बना? जी बाबा जान सब ठीक जा रहा है, बस कुछ ही दिनों में काम शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कामयाब रहेगा। आखिर आइस की मेहनत है इसमें, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के साथ ऑफिस भी हैंडल किया हुआ है इसने, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। हाँ मेरा पोता है ही इतना काबिल और मेहनती, आगे भी ज़रूर तरक्की करेगा। वजाहत हुसैन के ऐसा बोलने पर वो झिनक कर मुस्कुरा दिया और ताबीर अपने आइश भाई की इस तारीफ पर खुशी से चहकने लगी। लेकिन वजाहत हुसैन की अगली बात अदीला बेगम को बिल्कुल पसंद न आई, पर फिर सब्र का घूंट भर कर रह गई। माजिद मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी पर इसके मुनाफे से तभी के लिए प्लॉट खरीदूँ। माजिद साहब ने एक नज़र शिजा को देखा, इनके सर हिलाने पर हामी भर ली। जी बाबा जान जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, बस प्रोजेक्ट कामयाब रहे इंशाल्लाह। तो ऐसा ही होगा। वजाहत हुसैन के वहाँ से उठकर चले जाने पर बाकी सब भी उठकर अपने अपने कमरे की ओर बढ़ गए। शुजात साहब के कमरे में दाखिल होते ही अदीला बेगम जो गुस्से से भरी पड़ी थी इनके पीछे ही कमरे में दाखिल होते ही इन पर भड़क उठी। ये बाबा जान ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या हो गया अदीला, क्या कर दिया है बाबा जान ने? जैसे आपको तो पता ही नहीं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इन्हें अपनी ये नवासी ही नजर आती है, सब कुछ कर देने के लिए हर बार ऐसे ही होता है। क्या मेरे बच्चों को कोई हक नहीं? जब देखो हर एक की ज़ुबान पर तब भी होता है।
अरे क्या हो गया बेगम, बिन माँ बाप के बच्चे या खुदा का खौफ करें, कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई मेरे बच्चों के साथ। बाबा जान जितना तभी से प्यार करते हैं इतना ही बाकी सबसे भी करते हैं। देख रही हूँ मैं सब इनकी फ़िक्र बाकी सबके साथ। मैं कह रही हूँ शुजा, अगर ऐसे ही रहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। गुस्से से बोलते बेड पर लेटती करवट बदल कर सोने लगी। शुजा साबिर ने देखकर तासुब से सर हिला कर रह के, तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ मत आया करो, मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं है तो क्यों बेइज्जत होने आ जाते हो। मैं अभी मरा नहीं चाह रहा तुमसे शादी करने के लिए। कल तक तुम मेरी मोहब्बत का दम भरती थी और आज तुम्हें मुझे से ज़्यादा पैसे वाला मिल गया है तो तुम्हें मेरा अपने घर आना भी गवारा नहीं। दुख और तासुब की मिलीजुली कैफियत में बोला। हाँ तो किसने बोला था आने को मत आया करो। नखूत भरे अंदाज में बोली, मुझे भी कोई शौक नहीं है। रिश्ता तुमसे ख़त्म हुआ है लेकिन मामू से नहीं, इन्हीं से मिलने आया था और साथ में शादी का कार्ड देने भी। इतराज़ी अंदाज में सुलेमान इससे बोला। एहतजाई आएगा ही देगा। कार्ड किसकी शादी का? जूनिया ने चौंक कर इससे पूछा। मेरी शादी का। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी मोहब्बत में मजनू बना फिरता रहूंगा? नहीं जूनिया बीबी नहीं, दुनिया तुम पर ख़त्म नहीं होती। तमस्खर भरे अंदाज में बोलता एक आखिरी नज़र इसकी फक होते चेहरे पर डालकर वहां से चला गया। ये जूनिया तो वही है ना जो आइस से मोहब्बत के दम भरती है। वह अपने चेहरे पर हाथ फेरती परेशानी और गायब दिमागी से अपने कमरे की तरफ भड़की। क्या मैंने गलती करती सुलेमान को ठुकरा कर? नहीं नहीं, अच्छी जिंदगी गुजारने का मेरा भी हक है। हाँ कुछ गलत नहीं किया मैंने। बेड पर बैठती खुद से हम कलाम होती बोली। माँ अचानक दरवाजे पर आती दस्तक से चौंकी। माँ आएगा। जूनिया क्या कर रही हो? बाहर आओ जल्दी से, अब देखो कमरे में पड़ी रहती हो। आ रही हूँ अम्मा। एक तो ये अम्मा बिना सुकून नहीं करने देंगी। झुंझला कर बेड से उठी। तभी आप ही क्या करेंगे? आप सोना नहीं है क्या? अरे यार ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, बस वही समझने की कोशिश करेंगे लेकिन लगता है आइस भाई से ही समझना पड़ेगा। तुम सो जा, मैं इनसे पूछ कर आती हूँ फिर ही सोऊंगी। ठीक है, लाइट ऑफ कर दीजिएगा फिर और जल्दी आइएगा। अच्छा ठीक है। आइस भाई मेरी बात तो सुने, मैं ये कहाँ गए? इसे कमरे में न पाकर चारों ओर नजरें घुमाती अंदर दाखिल होती हुई, फिर बाथरूम के बंद दरवाजे को देखती, बेड पर बैठती इसका इंतजार करने लगी। अचानक मोबाइल की होती रिंग से इसकी तरफ मतवज्जा हुई। थोड़ी देर दूर पड़े मोबाइल को देख फिर एक नज़र बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा जहाँ अभी भी शावर चलने की आवाज़ आ रही थी। फिर कुछ देर इंतजार करते रहने के बाद भी जब मोबाइल बंद ना हुआ तो हाथ बढ़ाकर उठा लिया, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर शो होते जूनिया नाम पर चौंक उठी। पता नहीं क्यों गुस्से के साथ अजीब से एहसास से दो चार हुई जिसे वो बिल्कुल समझ ना पाई। फिर कुछ देर की कश्मकश के बाद कॉल उठा ली। हेलो कौन? जूनिया जो सलमान की बातों की वजह से परेशान थी इन सोचों से जान छुड़ाने के लिए आयश को फ़ोन किया ताकि अपना मुंह ठीक कर सके, लेकिन आगे से किसी नस्वानी आवाज़ पर हैरान परेशान हुई कि रात की इस पहर आयश के कमरे में ये लड़की कौन हो सकती है। लेकिन फिर सर झटक कर बोली, मेरी आयश से बात करवाओ। मुँह बनाकर बोली कि ज़रूर ताबीर होगी। इस तरह बेधड़क कभी भी वही इसके कमरे में आ सकती थी क्योंकि आयश इससे ताबीर के मुतालिक बातें करता रहता था। तभी मुंह बना कर बोली, पहले मेरे सवाल का जवाब दे कि आप कौन हैं और इस टाइम आपको इनसे क्या काम है? गुस्से से पूछा। इसका दिल के इस चुड़ैल का मुंह बिगाड़ दे जो इतने रौब से इससे बात कर रही थी। मैं जो कोई भी, इसका तुमसे कोई मतलब नहीं, सो बेहतर है चुप करके फ़ोन आयश को दो, मुझे इससे बात करनी है। कहाँ है वो? चिढ़कर इससे बोली। ना जाने क्यों इसका मूड मजीद ख़राब कर रही थी। क्यों दूँ फ़ोन? आप कौन होती हैं मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय बदतमीज़ी कर रही हैं और बदले में मैं आपकी बातें चुपचाप मानूँ? नहीं दूंगी, जो करना है कर लें। कहते ही गुस्से से फ़ोन बंद किया और तभी आयश बात लेकर वाइट ट्राउज़र और टी शर्ट में बाहर निकला, लेकिन तभी पर नज़र पड़ते ही चौंका जिसका चेहरा पता नहीं क्यों सुरख हो रहा था। अरे तभी तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? फिर इसके बाद में हाथ में सरी नोटबुक देखते समझ गया कि ज़रूर कुछ पूछने आई होगी। वो आसिफ भाई आपसे एक टॉपिक समझना था। अपने आप को कंट्रोल करती इससे बोली। अच्छा गुड़िया चलो जल्दी से दिखाओ, रात भी काफ़ी हो गई है और ये तुम अभी तक क्यों जाग रही थी? वक्त पर अपना काम कर लिया करो बच्चे। जी आसिफ भाई बस यही काम रह गया था, सुबह इसका टेस्ट भी है तभी आपके पास इस वक्त आना पड़ा। चलो ठीक है, बताओ कौन सा टॉपिक है? इसके बताते ही वो इसे समझाने लगा, लेकिन तभी का ध्यान इस लड़की की वजह से हट गया। इसके समझाने के दौरान भी उस लड़की के बारे में सोचती रही। आखिर कौन थी वो जितने रोब से इस तरह बात कर रही थी जैसे आयस भाई के बहुत करीब हो कोई? परेशान नजरें बार बार आयस के चेहरे पर डालती गायब दिमागी से सुनने लगी। समझ लगी तभी कुछ और पूछना है तो बताओ। इसके पूछने पर वो चौंकी। हाँ नहीं समझ आ गई। आसिफ फौरन से हड़बड़ा कर जवाब दिया। क्या बात है तभी, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं तो ठीक हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अच्छा चलो फिर जाके सो जाओ, आगे भी काफ़ी रात हो गई है। जी ठीक है। फिर एक नज़र इसके मोबाइल पर डालती दिल में चलता सवाल पूछ बैठी। आसी ये जूनिया कौन है? मुझे इसे देख बोल कर चीज़ें समेटता सोने के लिए लेटने लगा था। फ़ौरन से इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। क्यों क्या हुआ तभी? वो आपका फ़ोन आया था किसी जूनिया का। कौन है वो? फिर गहरी सांस भरकर इससे बोला। दोस्त है मेरी, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती है।
आयश जानता था बगैर जाने वो बिल्कुल नहीं हटने वाली थी। क्यों है वो आपकी दोस्त? वो तो मैं हूँ ना। फिर आपने कैसे किसी और को दोस्त बना लिया? आपने मुझे बोला था लड़कों को दोस्त नहीं बनाते, ये अच्छी बात नहीं है। फिर आपने इनसे दोस्ती क्यों की और वो आपकी दोस्त क्यों बनी? आंखों में आंसू लिए वो इससे बोली थी। आइस अपनी ही बताई हुई बातों में बुरी तरह फंसा था। देखो गुड़िया, वो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती है, तो इसीलिए दो यूनिवर्सिटी के कई काम होते हैं वो मिलकर करने पड़ते हैं, और तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है? अब अपना मूड अच्छा करो और जाकर सो जाओ। कल मैं अपनी गुड़िया, अपनी बहुत अच्छी दोस्त को कॉलेज से वापसी पर आइसक्रीम खिलाने लेकर जाऊंगा, ठीक है? इसके इससे ज़्यादा अहमियत देने पर वो सब भुलाती खुशी से इसके गले लग गई। क्या सच्ची? और इस अचानक आफ्ताब पर बुखला गया। फिर इसके चहक कर बोलने पर हंस दिया। हाँ 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 मुच्ची, अब जल्दी जाओ और सो जाओ। जी बोलती जल्दी से उठकर कमरे से भागी। इसे यूं जल्दी से मान जाने पर वो शुक्र करता सोने लगा कि शुक्र है इसकी गुड़िया नाराज नहीं हुई। फिर एक नज़र मोबाइल को देखते वक्त देखा और सोचने लगा क्या इसे फ़ोन करना चाहिए या नहीं। पता नहीं क्या बात करने के लिए फ़ोन किया होगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद कॉल मिलाई, लेकिन आगे फ़ोन के बंद जाने पर सोचा शायद सो गई हो। चलो सुबह यूनिवर्सिटी में पूछ लूँगा। सुबह जब आइस इसे कॉलेज छोड़ने आया तो पास ही कॉलेज वैन से निकलकर गेट के पास अरूज के साथ खड़ी इसका इंतजार करती माहम का आइस को टिकटिकी सॉरी बांधे देखना ज़रा पसंद ना आया। अच्छा गुड़िया, वापसी पर लेने आऊँगा, फिर आइसक्रीम खिलाने लेकर जाऊँगा, ठीक है? इसकी नाक उंगली से छूते कहा। ठीक है आसी, और रीबा को भी लेते आइएगा, फिर वो भी नाराज़ हो जाती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुस्कुरा कर कहता वहाँ से कार लेकर निकल गया। और वो इन दोनों की तरफ देख गई जो अब तक इसकी वजह से अंदर नहीं गई थी। तब भी वो कौन था जो तुम्हें छोड़कर गया है? माहम भी इश्तियाक से पूछने पर इसे घूर कर देखा। अरे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे तुम्हारा शोहर हो? इसके घूरने पर वो मुंह बनाकर बोली, शर्म को रहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे कज़न भाई हैं। जाने क्यों वो भाई बोलते बोलते साथ कज़न भी लगा गई। और यार कसम से तुम्हारा कज़न कितना हैंडसम है, तुमने बताया ही नहीं तुम्हारा इतना खूबसूरत कज़न भी है। इसमें क्या बताने वाली बात थी? माम तुम भी ना क्या अजीब बातें करती हो। मेरी दोस्त तुम बहुत मासूम हो, इसलिए समझ नहीं सकती। हाँ हाँ, इसका इस तरह बोलना और वो भी आइस के बारे में इसे जाने क्यों बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा छोटी इस बात को, क्लास में चले, नहीं तो लेट होने पर क्लास से बाहर निकाल देंगे मिस। चलो जल्दी से। हाँ हाँ चलो। जूनिया कल रात तुमने फ़ोन किया था खैरियत से? ओह तो तुम्हें याद आ गया। जूनिया जो कल रात की गुस्से से भरी बैठी थी स्पार्ट लहजे में इससे बोली, यार कल तभी को कुछ काम करवाने लग गया था तो देर होगी, फिर तुम्हें फ़ोन किया तो वो बन जा रहा था। अब बताओ भी क्यों खफा हो रही हो यार? आइस झुंझला कर इससे बोला। क्यों? कभी तभी वो, कभी तभी ये, हर वक्त ये तभी तभी सुन के मैं तंग आ गई हूँ। कभी इससे हटकर मेरे लिए भी वक्त निकाल लिया करो। इसकी तभी तभी की तकरार सुनकर वह इस पर भड़क उठी। क्या हो गया है जूनिया, तुम ऐसी तो नहीं थी, और क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? इसकी यूँ बेजारी से कहने पर वह फ़ौरन गुस्सा छोड़कर सीधे हुई। इसे नाराज़ भी तो नहीं करना चाहती थी, मैं बस तुमसे ये कह रही हूँ तुम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते। और कब तक तुम अपने घर वालों को लेकर आ रहे हो? मैं बहुत परेशान हूँ, बाबा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, कहती जूनिया रोने लगी। और वो जो बेजार बैठा था इसके इस तरह से रोने पर बुखला उठा। अरे अरे जूनिया प्लीज़ रो तो नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ मामा से, और मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूँगा? यार ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऑफिस के काम की वजह से उलझा रहता हूँ, बस तुम परेशान ना हो प्लीज़। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम जल्द बात करोगे, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। हाँ हाँ ठीक है, अब मेरा भी गुजारा। इसकी इस तरह बोलने पर वो ब्लश करने लगी और वो इसे ब्लश करते देख खिलखिला पड़ा। अच्छा आज मुझे ऑफ टाइम में ड्रॉप कर देना, मैं आज तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। आइस से मना करना चाहता था, फिर कुछ सोचते हामी भर ली। तभी अपनी कज़न के साथ सेटिंग या दोस्ती ही करवा दो यार, कसम से मेरा दिल आ गया तुम्हारे कज़न पर। ब्रेक के दौरान वो क्लास के करीब ही ग्राउंड में बैठी कोक और चाट से इंसाफ करी थी जब माहम ताबीर से बोली। इसकी बात सुनकर ताबीर ने घूर कर इसे देखा। वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं और किसी के नहीं मुँह बना कर बोली, और तुम तो इन्हें पसंद करती हो, तभी जेलिस हो रही हो, मुँह के जाविये बिगाड़ती माहम बोली। हाँ वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्या तुम इनसे प्यार करती हो? इस बार पूछने वाली अरूज थी। लो जाहिर सी बात है प्यार भी करती हूँ इनसे, आइस भाई बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, खुशी से चहकते हुए बताया। अरे पागल, मैं वो वाले प्यार की बात नहीं कर रही, मैं इस प्यार की बात कर रही हूँ जो एक लड़की को लड़के से होता है। या मेरे अल्लाह, ये सही दिखा रही हैं। आजकल की लड़कियाँ अजीब भी होती हैं। जब मैं ऐसे बोलती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत 80 की दुहाई की हूँ। हैं ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इनकी बात सुनकर इसे घबराहट होने लगी थी। यार तभी मुझे तो यही लगता है, तुम नहीं तो इतना जेलस कौन होता है? और वो वैसे भी तुम्हारे कज़िन है, सगे भाई नहीं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो मेरे भाई ही हैं बस। चिढ़कर इनसे बोली। तो ठीक है, फिर तुम्हें क्या मसला है मेरे इनसे दोस्ती करने पर? और चलो मुझे छोड़ो, जब इनकी शादी होगी और इनकी बीवी आएगी तो क्या करोगी? इनकी बीवी तो तुम्हें इनके पास भी ना भटकने देगी। माम एहतजाजी अंदाज में इससे बोली। ये तो इसने सोचा ही नहीं कि आइस भाई की शादी होगी और मेरा क्या होगा। इनकी बात सुनकर वो सोच में पड़ गई।
ज़रा गौर से सोचना, और फिर भी तुम्हें लगे कि ऐसा नहीं है तो ठीक है, मेरी ही सेटिंग करवा देना यार। माँ हमने बेचारगी से मुंह बनाते हुए कहा। यार ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो, चलो क्लास का टाइम हो गया है। जब इससे कोई जवाब न बन पड़ा तो बात ही पलटती। हाँ हाँ, तुम यही कहती रहना और इनको कोई लड़की लेकर निकल जाएगी, तुम हाथ मलती रह जाना, क्योंकि मुझे पता है तुम इनसे प्यार करती हो। लेकिन मानोगी नहीं, आगे तुम्हारी मर्जी। कहते वो क्लास की ओर बढ़ गई और तभी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करके। तरबियत के साथ सोहबत का बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी शख्सियत में। सोहबत अच्छी ना हो तो तरबियत भी बिगड़ जाती है। कॉलेज से छुट्टी होते ही वो जैसे गेट से बाहर निकली तो आयुष को पहले ही से अपनी कार के पास मौजूद खड़ा पाया तो वो खुशी से चहकती इसकी कार की ओर बढ़ी। लेकिन फ्रंट सीट पर पहले से ही किसी लड़की को बैठे देख इसके कदम सुस्त हुए। इसके कार के नज़दीक पहुंचने पर आयुष ने इसके लिए बैक डोर खोला तो वो दिल में हज़ारों सवाल लिए गुस्से और बेदिली से बैक सीट पर अरीबा के साथ बैठी। ताबीर ये जूनिया है, जूनिया ये तभी है। इसके बैठते ही आयुष ने इन दोनों का तारुफ करवाया। हाँ मुझे पता है, तुम तभी के बारे में बताते रहते हो कि मैं तुम्हारे बताने से पहले ही बताने वाली थी कि यही तभी है। जूनिया मुस्कुरा कर आई से बोली तो वो हंस दिया, लेकिन तभी को इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ़ होना बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन जबत किए बैठी रही। कैसे हो तभी, जूनिया से मुखातिब हुई। ठीक, लठमार अंदाज में इससे बोली। इसकी इस तरह सपाट अंदाज पर बेइज्जती महसूस करती मुश्किल जबत किए मुस्कुराई। आयुष ने मिनट से तभी को देखा जो संजीदा तासरत लिए जूनिया को घूर कर देख रही थी। पता नहीं क्यों आयुष को इसकी तासरा देख हंस गया, जिससे बदला लब दांतों में दबाए जबत कर गया और वह इसकी जेलसी अच्छे से समझ रहा था। तभी जूनिया को साथ लाना नहीं चाहता था, लेकिन वो जूनिया को मजीद निराश नहीं कर सकता था। आसी ये बाजी कहाँ जा रही है हमारे साथ? जब इसे कंट्रोल ना हुआ तो पूछ बैठी। अपने लिए बाजी लफ्ज़ सुनकर जूनिया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो आइस की वजह से जब्त कर गई। अरे गुड़िया नहीं, इन्हें इनके घर ड्रॉप करना था, इनकी बस मिस हो गई थी, तभी ये हमारे साथ जा रही हैं। अरीबा खामोशी से बैठी इनको देख और सुन रही थी। आइस क्या मैं तुम लोगों के साथ आ सकती हूँ? आज मेरा भी आइसक्रीम खाने का बहुत दिल कर रहा है। नहीं, आप हमारे साथ नहीं आ सकती। आसी ने सिर्फ मुझे आइसक्रीम खिलाने का बोला था, तो मैं डिसाइड करूँगी मैं हमारे साथ कौन जा सकता और कौन नहीं। आइस के बोलने से पहले ही ताबी जो बहुत मुश्किल से जब्त के बैठी थी फौरन बोल पड़ी। इतनी इज्जत अफसाई पर जूनिया का चेहरा मारे गुस्से से सुरख हो गया। आइस को तभी का जूनिया से यूँ पेश आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसे लगा तभी से इससे ऐसे ही जालिस हो रही है, क्योंकि अक्सर वो आइस की तवज्जो इस पर से हट जाने पर यूं ही करती थी। तभी ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? आइस के इस तरह जूनिया की साइड लेने पर और जूनिया के मुस्कुराने पर इसे बहुत गुस्सा आया। इसका दिल किया इसे कार से बाहर धक्का दे दे। मैंने बदतमीजी नहीं की, बस बताया है ये हमारे साथ नहीं जा रही। तभी आइसक्रीम खिलाने में मैं लेकर जा रहा हूँ ना, तो जूनिया भी हमारे साथ आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा बच्चे, वो आपसे बड़ी हैं, ऐसे नहीं करते। मेरी बात नहीं मानोगी? आइस ने इसे प्यार से समझाने की कोशिश की। नहीं तो मतलब नहीं। कोई बात नहीं आइस, तुम मुझे घर छोड़ दो, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। तभी को अच्छा नहीं लग रहा तो इसका मूड मत खराब करो। अरे जूनिया ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना आइस प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। आइस की बात काटती वो इससे बोली तो आइस लब बीच गया। फिर इसे घर छोड़ के इन्हें आइसक्रीम पार्लर ले गया। वहाँ से फारिग होते ही इन्हें कार में बैठने का इशारा करता खुद पेमेंट करने चला गया। तब भी आपको जूनिया आपी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो बड़ी हैं आपसे और आइस भाई की दोस्त भी, तो इन्हें कितना बुरा लगा होगा। अरीबा तुम तो चुप ही करो, तुम्हें नहीं पता इनका बहुत बदतमीज़ हूँ। बदतमीज़ है वो, जितना मासूम बनती है इतनी है नहीं। मुंह के साथ ये बिगाड़ती बोली, लेकिन फिर भी देखा नहीं आइस भाई का मूड ख़राब लग रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है। इसने ज़्यादा अपने आप को तसल्ली देती बोली। अरीबा कंधे झुकाकर कार में बैठी। आइस के आते ही वो भी जल्दी से कार में बैठी तो वो लोग घर की तरफ रवाना हुए। लाउंज में कदम रखते ही सामने सोफे पर बैठी गानिया को देखा तो वो दोनों हैरान हुए। फिर खुशी से चहकती इनके गले लग गई। गानिया पी आप कब आई? बस कुछ ही देर हुई है गुड़िया, अरीबा से मिलती से बताने लगी। आयुष जो कार पार्क करके लाउंज में दाखिल हुआ था, गानिया को देख खुशगवार हैरत हुई। बाजी कैसी हैं आप? इस बार बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया है आपने। और क्या अकेले ही आई हैं? नुमान भाई नहीं आए? नहीं, वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, इन्हें काम था इसलिए। गानिया सॉरी आइस से, मैं इसे भी गाय सी पढ़ने लगी थी। आइस से 2 साल बड़ी थी। माजिद साहब ने अपने जानने वालों में ही गानिया की शादी की थी, जो शादी के बाद दूसरे शहर रहती थी। आइस थोड़ी देर लाउंज में बैठने के बाद अपने कमरे में चला गया ताकि फ्रेश हो सके। इस दौरान इसने ताबी की तरफ एक बार भी नज़र नहीं डाली तो इसकी परेशानी और भड़की। रात को सब लोग गानिया की वजह से काफ़ी देर तक लाउंज में बैठे रहे। सबके अपने अपने कमरों में चले जाने के बाद ताबी परेशानी से आइस के कमरे की तरफ रुख करती कमरे में दाखिल हुई। आइस बेड पर बैठा कोई फाइल देखने में मसरूफ था। कमरे का दरवाज़ा खोलते और ताबी को अंदर आते देख इसे नज़रअंदाज करता फिर से फाइल की तरफ मतवज्जा हुआ। इसकी इस तरह नज़रअंदाज करने पर ताबी का दिल बुरा हुआ। आसी आप मुझसे नाराज़ है क्या? इसके करीब आती बेड पर इसके साथ बैठती इससे बोली, लेकिन आइस ने इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और हनूज अपनी नज़रें फाइल पर रखे इसे चेक करता रहा। इसके इस तरह करने पर वो आंखों में आंसू लिए इसे देखने लगी और देखती देखती आंसू हिचकों में बदले। आइस जो इसको मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुए था, इसके रोने पर गहरी सांस खारिज की और इसके कंधे से लगाया
इसे कंधे से लगाया कि वो इससे रोते हुए भी नहीं देख सकता था। तभी ये क्या बात हुई, हमेशा ऐसे ही करती हो, ये ठीक नहीं है, मुंह बनाती इसे बोला। तो आप नाराज थे और बात भी नहीं कर रहे थे। इसके करीब बैठी नम आंखों से देखती इससे बोली, तो इसका मतलब तुम रोना शुरू कर दोगी मनाने के बजाय? मुझे लगा आप सख्त नाराज है, मानेंगे ही नहीं। और मैं आपको नाराज नहीं देख सकती। अपने हाथ की मुठ्ठियां बनाती चेहरे से आंसू साफ करने लगी। तो क्या मुझे नाराज नहीं होना चाहिए? सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सर झुकाकर बोली। इस चुड़ैल की वजह से वो आज को नाराज नहीं कर सकती थी। सर्द सांस लेते इसे फिर से कंधे से लगाए इसका सर सहलाने लगा। जानता था वो बहुत एहसास है, इसलिए फौरन से मान गया, क्योंकि वो इससे इतनी देर नाराज रह ही नहीं सकता था। अच्छा, तभी दोबारा ऐसा नहीं करना। वो मेरी क्लास फेलो है, तुमसे बड़ी भी, और बड़ों के साथ ऐसे पेश नहीं आते। लेकिन आसिफ भाई, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुंह बनाते कहा, हाँ हाँ, अरे गुड़िया, इससे तो तुम पहली बार कल मिली, तो कैसे तुम्हें बुरी लगी? इस दिन इनका फ़ोन आया था ना, तो मैंने उठा लिया, तो वो बहुत रूड होकर बात करी थी। और आपको पता है, मैं ऐसे किसी से नहीं बोलती। जब तक आगे वाला बदतमीजी करेगा तो मैं चुप नहीं रहती, वैसे ही बोलती हूँ। आइस इसकी बात सुनता हैरान हुआ। और तुमने मुझे बताया भी नहीं? मसनूई घूर कर कहा। सॉरी, आपको बताना भूलती। ज़बान दांतों तले दबा कर बोली। अच्छा चलो, मैं इससे भी बोलूँगा, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी, और वो इतनी भी बुरी नहीं है। तुम नहीं, आप इनसे नहीं बोलेंगे, वो अच्छी नहीं है, गुस्से से बोली। आइस सर थाम कर रह गया। वो इसको इसकी भाभी बनाने वाला था। जब इसे पता चलेगा तब क्या बनेगा। अच्छा चलो ठीक है, वक्त देखो क्या हुआ है, अब जल्दी से जाकर सो जाओ, फिर सुबह कॉलेज भी जाना। चलो, इसे टालने वाले अंदाज में कहा कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता प्यार से समझा देगा। ठीक है, आसी खुशी से इससे बोली कि चलो, नाराज़गी तो ख़त्म हुई, और अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अपने कमरे में आते ही बेड पर लेटी वो आज माहम की बातों को सोचने लगी। क्या वाकई माहम सच कह रही थी? अगर आइस भाई की शादी होगी तो मेरा क्या होगा? और वो मुझसे दूर होंगे तो? नहीं नहीं, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। फिर मैं क्या करूं? और वो मीस नहीं, जाने क्यों मुझे लगता है वो भी आसी को लाइक करती है। कहीं वो आसी को मुझसे दूर ही ना कर दे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ, माहम सही कहती है, मैं इनसे शायद प्यार करती हूँ, तभी इनके नज़दीक किसी को बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन आसिफ भाई पता नहीं करते हैं या नहीं। नहीं करते तो हैं, तभी मेरी इतनी परवाह करते हैं, लेकिन मैं इन्हें कैसे बताऊँ? सोचते सोचते वो जाने कब सोई पता ही नहीं चला। लेक्चर से फारिग होते ही वो तीनों ग्राउंड में जाकर बैठी। हाय यार, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ लेकर आओ। माहम इनसे बोली। हाँ भुक्कड़, अभी क्लास में जो इतना कुछ खाया वो क्या था? हाँ, अरूज ने घूर कर इससे कहा। हाँ तो लेज और बिस्किट से क्या होता है यार, सच में जा लेके आना प्यारी बहनी। माहम इसे पुचकारते हुए बोली। इस दौरान उन्होंने तभी की और देखा ही नहीं, जो पता नहीं किन सोचों में गुम थी। अच्छा अच्छा, जा रही हूँ। अरूज इससे बोलती कॉलेज कैफे की तरफ भड़की। इसके जाते ही माहम तब्बी की तरफ मतवज्जा हुई। तब्बी और तब्बी, क्या हुआ यार, कहाँ गुम हो? इसके अचानक से झोड़ कर पूछने पर वह बुखला उठे। कुछ नहीं, यही तो हूँ। और कहाँ जाना? मैंने नजरें चुराती बोली। मुझे तो जरूर दाल में कुछ काला लग रहा है। यार ऐसा कुछ नहीं है। कैसा कुछ नहीं है? अच्छा यार बताओ क्या हुआ है, परेशान क्यों हो? तभी कुछ देर तो हिचकिचाती रही कि कहे कि ना कहे, फिर हिम्मत करती बोली। मैं तो पहले ही कह रही थी तुम इन्हें पसंद करती हो, लेकिन मान ही नहीं रही थी। तो अब मैं क्या करूँ माहूँ? मुझे लगता है वो जूनिया भी इनको पसंद करती है। तब भी परेशानी से बोली। अरे यार, इस पे इतना सोचने वाली कौन सी बात है? तुम इनको बता दो ना कि तुम इनसे प्यार करती हो। लेकिन वो तो मुझसे प्यार करते हैं, और इन्हें भी पता है मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ। वो मासूमियत से बोली थी। अरे पागल, वो तुम्हें बहन समझते हैं, बहन की नज़र से देखते हैं। माहम अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दिमाग होगा तो सोचोगी ना, इस मामले में तुम बिल्कुल कोरी हो। इसके ऐसे बोलने पर तभी ने से घूर कर देखा। ये लो तुम लोगों के समोसे और कोक। अरूज के आते ही वो इसकी तरफ मतवज्जा हुई। अरूज, तुम ही इसे समझाओ ना इस पागल को, नहीं तो इसके हाथों से सब कुछ निकल जाएगा और ये हाथ मलती रह जाएगी। क्या समझाऊं मैं, कुछ पता भी लगे? तुम लोग कौन सी खिचड़ी पका रही हो? अरूज को इस तरह झुंझला कर बोलने पर माहम ने इसे सारी बात बता दी। माहम, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या कह रही हो? अभी हमारी उम्र ही क्या है ये सब करने की? बेटा जी, तुम उम्र को देखती रहना, और इधर वो बाजी सारा काम तमाम कर जाएंगी। माहम तंजिया बोली। ये कितनी तेज तरार है। सही लिखा है राइटर ने। इनसे पता चलता है कि आजकल की लड़कियां कैसी होती हैं। यार मुझ छोड़ो ना, वो तो इससे है भी बड़े। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वक्त आएगा तब देखी जाएगी। तुम्हें समझाने को कहा था अरूज, और तुम ये कह रही हो यार, तुम तो रहने ही दो। तभी तुम मेरी बात मानो, इन्हें प्रपोज कर दो। माहम की बात पर तबीर भुदक गई है। ये क्या कह रही हो? मैं कैसे? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, और तुम करना भी ना। तभी इसका तो वैसे ही दिमाग खराब है, कैसे फजूल मशवरे दे रही है। इसे तुम अरूज से बोलो। गुस्से से बोली। सॉरी अरूज, ये मेरा और तभी का मसला है, तुम बीच में ना ही पड़ो तो बेहतर है। ठीक है, अब मुझे भी मत बुलाना, मैं नहीं आऊँगी। अरूज गुस्से से बोलती वहाँ से चली गई। अरे माहम, तुमने इसे नाराज़ कर दिया, कुछ नहीं होता, खुद ही बोल पड़ेगी, देखना वो है ही ऐसी। माहम ने खुद बड़े अंदाज में बोली। तुम मेरी बात पर ध्यान दो, अगर अपने इस कज़न को पाना चाहती हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करना। फिर भी माहम, मैं कैसे अगर इन्हें बुरा लग गया तो? अरे नहीं लगेगा, तुम बस वही करना जो मैंने कहा है, और जैसे जैसे करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर माहम इसे सब बताने लगी।
तभी इसकी बात सुनती सुरख पड़ गई, ये सब तुम्हें कैसे पता? माहम तभी ने हैरान होकर इससे पूछा, क्यों तुम टीवी नहीं देखती? देखती हूँ ना। माहम की बात सुनती वो पुरजोश होकर सारे कार्टून्स के नाम बताने लगी। अरे अरे एक मिनट, तुम ड्रामा नहीं देखती? माहम ने हैरान होकर पूछा। नहीं यार, आसी ने सख्ती से मना किया है मुझे और अरीबा को ये सब देखने से। एक न्यू मोरल, छोटे बच्चों को ड्रामे नहीं दिखाने चाहिए। यहाँ वो लड़कियां जिनका दिमाग ठीक ठिकाने पे नहीं है, उन्हें भी नहीं दिखाने चाहिए। क्यों, क्या हुआ? तब भी परेशान होकर बोली, अच्छा ये सब छोड़ो और जैसा मैंने बोला है बिल्कुल वैसा ही करना। अच्छा, क्या इससे इनकी शादी मुझसे हो जाएगी? वो मान जाएंगे? हाँ ना, वो हमेशा के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। फिर मैं ऐसा ही करूँगी, फिर वो मेरे पास ही रहेंगे। हाँ, अपने आप से मुखातिब होती वो खुश हो रही थी तो साथ परेशान भी कि ये सब करेगी कैसे। चलो क्लास में चलते हैं और तुम अरूज की बातों में ना आना, इसे क्या पता मोहब्बत क्या होती है, और अगर ना मिले तो कैसा लगता है। वो बस तुमसे जेलिस होती है और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, चलो अब तभी चलिए क्लास की तरफ चलती। अम्मी, अब तो आइस की शादी कर देनी चाहिए, आखिरी माह है और फिर तो वो वैसे भी यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाएगा और माशाल्लाह से ऑफिस वो पहले से ही संभाल रहा है, तो मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती। और इंतज़ार की गानिया ज़ाहिरा बेगम के कमरे में दाखिल होती, इसके पास बेड पर बैठती बोली। ज़ाहिरा बेगम जो बेड पर बैठी टीवी देख रही थी, इसकी बात पर मुस्कुरा कर टीवी बंद करती इसकी तरफ मतवज्जा हुई। ये तुम्हें आज कैसे भाई की शादी की फ़िक्र सताने लग गई? अम्मी, आप भी ना, मेरा एक ही भाई है, आप इसकी फ़िक्र नहीं होगी तो किसकी होगी? लगता लड़की तुमने ढूंढ रखी है, तब भी इतना उतावली हो रही हो। क्यों, सही कह रही हूँ ना? मुस्कुराते इससे बोली। अरे आपको कैसे पता? बस पता चल गया, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, अच्छे से जानती हूँ अपने बच्चों को। अब बताओ किसे पसंद किया है तुमने? अरे अम्मी, वो मेरी नंद की दोस्त है, डॉक्टर बन रही है और खूबसूरत होने के साथ साथ इखलाक की भी अच्छी है। जोश व खरोश से इन्हें बताने लगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं इसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूंगी। क्या नहीं करेंगी? आयुष जो भी कमरे में दाखिल हुआ था, इनकी अधूरी बात सुनते पूछा। तुम्हारी शादी की बात हो रही है, और तो और तुम्हारी बहन लड़की भी पसंद करके बैठी है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है मुझे गरीब को कैद करने की? आइस आंखों में शरारत लिए बोला। देख रही हैं अम्मी आप इसको? गानिया ने रोटेपन से बोली। कोई जल्दी नहीं है, मैं भी इसकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, अपना कमा भी रहे हो तो अब क्यों देर करें? अगर आप लोग इतना ही कह रहे हैं तो ठीक है। आइस कंधे उचका गया। देखा अम्मी, इसकी नीयत ही ठीक नहीं, तब भी इतनी जल्दी मान गया। गानिया में सुनोई घूर कर बोली, लो भला, अब इसमें भी मेरा ही कसूर है, ना मानू तब मसला मान गया हूँ तब भी मसला है। आइस मुंह बसोर कर बोला, ज्यादा मासूम ना बनो, जरूर कोई तो वजह है जो तुम इतनी आसानी से मान गए। अब जल्दी से बताओ कौन है वो? अरे कौन, किसकी बात कर रही हैं आप? आइस जानकर भी अनजान बन गया। गानिया इसकी सारी चालाकियां समझ रही थी। तभी ज़ाहिरा बेगम से बोली, अम्मी चले फिर मैं बात आगे बढ़ा दूँ, वो लड़की अच्छी है, आपको भी पसंद आएगी। क्या क्या? कौन सी लड़की? मैं सिर्फ जूनिया से ही शादी करूंगा। गानिया की बात सुनकर बेख्तियारी में इसके मुंह से निकला, फिर एहसास होने पर खुद ही पछताया। हैं कौन जूनिया? बताओ मुझे ये कौन है, और मुझे क्यों नहीं बताया अभी तक? ज़ाहिरा बेगम ने इसे घूर कर देखा। अरे अपी, आप बिना आपसे तो कोई नहीं जीत सकता। आइस झुंझला कर बोला, वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, 1 साल जूनियर है। मैं आपसे बात करने ही वाला था कि आप पापा से बात करें और इसके घर रिश्ता लेकर जाएं प्लीज़। ज़ाहिरा बेगम के दोनों हाथ पकड़ता बोला। इसकी शक्ल देखकर इस पर बेइंतहा प्यार आया। तुम फिक्र नहीं करो, मैं करूँगी बात शफकत से। इसके सर पर हाथ फेरती बोली, तो वो खुशी से मुस्कुरा दिया। जमीला अपनी इस बेटी को समझाए, मुझे इस उम्र में बेइज्जत ना करें। यासर साहब यासियत भरे लहजे में बोले, मैं क्या करूं यासर, मेरी बस से बाहर है, मेरी सुनती ही कहाँ है। जमीला बेगम गहरे दुख भरी आवाज़ में बोली, इस रिश्ते में क्या खराबी थी जो इसने ठुकरा दिया? और अच्छा खासा था, सुलेमान भी अपने घर का था, बात अपने घर में ही रह जाती। मुझे इसे यूनिवर्सिटी भेजना ही नहीं चाहिए था। क्या अपनी कोई मर्जी नहीं है बाबा? जूनिया जो काफ़ी देर से इनकी बातें सुन रही थी, आखिरकार बोल ही पड़ी। जमीला, इससे कह दे मुझसे बात मत करें, मेरी बहुत बेइज्जती करवा दिया इसने हमारी, और बर्दाश्त नहीं होता। इसे बोलें इस लड़के से कहीं इसे एक हफ्ते में रिश्ता लेकर आए, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से कहीं भी करवा दूंगा। अब मजीद मैं इसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुस्से में बोलते वो वहाँ से चले गए थे। तबीर अपने और अरीबा के मुश्तरका कमरे में यहाँ से वहाँ टहलती, शदीद परेशानी और इस्तराब में मुब्तला थी। फिर एक नज़र अपने बैग में पड़े फूलों पर डालती तो दिल की धड़कन में मजीद इजाफा हो जाता। क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं? प्लीज़ मत जाना, अगर नहीं गई तो मजीद देर हो जाएगी। यूं ही इस्तराबी कैफियत में बेड पर बैठती मजीद हल्कान होने लगी। अगर नहीं इन्हें बुरा लगा तो। फिर एक नज़र अपने पास दाएं हाथ जानिब अरीबा को देखा जो गहरी नींद में गुम थी। फिर वक्त देखा तो हिम्मत करती उठ खड़ी हुई, अपने बैग से गुलाब के फूल निकालती जो माहम ने ही लेकर दिए थे, लेकर आइस के कमरे की जानिब बढ़ गई। मत जाओ प्लीज़। तभी जैसे कि आइस के कमरे का दरवाजा खोलकर दाखिल हुई तो फूलों वाले हाथ को फौरन से कमर के पीछे कर गई। अरे तभी तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कोई काम था क्या? आइस जो ऑफिस के काम से फारिग होकर सोने के लिए लेटने लगा था, तभी को अपने कमरे में आते देख दोबारा उठ बैठा। हाँ आइस भाई, वो आपसे कोई बात करनी थी, बामुश्किल हलक तर करती बोली। हाँ बोलो गुड़िया, क्या बात है?
आइस मुकम्मल इसकी तरफ तवज्जो होकर बोला, वो आइस भाई, हाँ बोलो गुड़िया क्या बात, और ये तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो, तबीयत तो ठीक है ना। इसकी तरफ बढ़ते हुए इसके करीब जाकर माथे पर हाथ रखे चेक किया। अरे मैं ठीक हूँ आसी, इसका हाथ अपने माथे से हटाती बोली, फिर हिम्मत करती फूलों वाला हाथ आगे करती इसकी तरफ बढ़ाया। इस चौंक गया इसके हाथों में फूल देखकर। अरे तभी ये क्या, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मेरी कोई बर्थडे नहीं है। हैरान होता इसके बड़े हुए हाथ को देखकर ताज्जुब से बोला, हाँ मुझे पता है, और ये आपकी बर्थडे के लिए नहीं है। तो वो एक बार फिर हलक तर करती धड़कते दिल से बोली, प्लीज मत बोलना। इसके सामने घुटनों के बल बैठती, हाथ आगे बढ़ाती इससे बोली, मैं आपसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। बोल ही दिया। रुक रुक कर हकलाते हुए इससे बोली। इसकी सरकत पर आइस सुन पड़ गया। कुछ देर तो शौक से बोल ही नहीं पाया। तबीर ये क्या कर रही हो, होश में तो हो, ये कोई मजाक का वक्त है। माथे पर नागवारी के बल लिए इससे बोला, मैं सच कह रही हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। इस बात पर आइस का गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। रात के इस पहर वो भी इस हालत में अगर कोई देख लेता तो इसकी क्या इज्जत रह जाती। इसके साफ शफाफ किरदार पर धप्पा लग जाता। ये सोच आते ही गुस्से से इसने मुठ्ठियां भींच ली। ये क्या बेहूदगी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी क्या कॉलेज यही सब सीखने के लिए जाती हो। इसकी हरकत पर गुस्से से आग बबूला होता हुआ इस पर धाड़ा। इसकी धाड़ पर खौफसदा होती हुई जो घुटनों के बल बैठी थी फौरन खड़ी हुई। आज से पहले इसे कभी इतने गुस्से में तो नहीं देखा था। हमेशा प्यार और नरमी से बात करने वाला नरम मिजाज का मालिक, जिसने इसकी तरफ कभी गुस्से भरी नजर भी न डाली थी, उसकी धाड़ पर लड़स गई। फिर हिम्मत करती बोली, कौन सी बेहूदगी, किसी से इजहार करना कौन सी बेहूदगी है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। बेहूदगी से, और मुझे पता है आप भी मुझसे प्यार करते हैं, बस इजहार करने में हिचकिचाते हैं, तो इसीलिए पहल मैंने कर दी। ये कहते ही कुछ इसके गुस्से और इसकी कुछ शर्म से सर झुका कि ये जाने बगैर कि इसकी इस तरह बेबाक इजहार से इसके गुस्से में मजीद इजाफा हो गया है। गुस्से और जबत से इसका बुरा हाल था। अचानक इसका हाथ उठा और इसके चेहरे पर निशान छोड़ गया, और वह जो इस आफताब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, थप्पड़ की शिद्दत से दूर जा गिरी। सुन अपने गाल पर हाथ रखे आंखों में आंसू लिए इसे देखने लगी। इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इसके इस पर हाथ उठाने की। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे प्यार नरमी, मेरी तो बच्चा का ये सिला दोगी तुम। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा, तुम्हें अपनी छोटी बहन समझ के इतना प्यार, इतनी तवज्जो दी, और इसका तुमने ये मतलब लिया। नफरत हो रही है मुझे तुमसे, बहुत बड़ी गलती की मैंने, बहुत बड़ी। मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात में ही रखना चाहिए था। खैर मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ अपनी छोटी बहन समझता हूँ, और मैं बहुत जल्द शादी कर रहा हूँ इससे, जिसे मैं पसंद करता हूँ, और मोहब्बत भी। वो मेरी हम उम्र है और मैच्योर भी, तुम्हारी तरह बेबाक और बेहुदा नहीं। ये सब सोचने और करने से पहले एक बार अपनी और हमारी उम्र में, और मेरी उम्र ही देख लेती। मेरी नज़रों में तुम आज गिर गई हो। तभी नफरत हो रही है मुझे तुमसे। अपनी शक्ल लेकर मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं बहुत बुरा कर जाऊंगा। कहते ही वहां से जाने लगा। वो जो बुत बनी अपने गाल पर हाथ रखे इसके लहजे और लफ्ज़ों के वार सहती जख्मी हो रही थी। इसके वहां से जाने पर चीख पड़ी, और वो जो 2 कदम ही चल पाया था इसकी चीख कर बोलने पर रुका। आपकी शादी अगर होगी तो सिर्फ मुझसे, समझिए आप। इसकी बात पर सर झटका और अपने कमरे से ही निकल गया। कमरे से निकलते ही वो गेस्ट रूम में चला आया। अगर थोड़ी देर भी वहाँ रहता न जाने क्या कर गुजरता। गुस्से से इसका बुरा हाल था। इसे समझ ही नहीं आई कि इसके किस फेल से वो इसके बारे में ऐसा सोचने लगी। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो घर में अगर ये बात फैली तो सब क्या सोचेंगे। गुस्से और परेशानी से इसके सर में दर्द शुरू हो गया था। सर दर्द की गोली खाते वो वहीं सोने के लिए लेट गया। फिलहाल वो वापस अपने कमरे में नहीं जाना चाहता था, और ना ही इसकी शक्ल देखना चाहता था। तबीर अपने कमरे में आते बाथरूम में जाकर बंद होगी। बाथरूम के दरवाजे से लगती नीचे बैठती चली गई, और मुंह पर हाथ रखते घुट घुट कर रोने लगी। मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। हाथ की मुठ्ठियां बनाते चेहरे से आंसू साफ करने लगी। आप सिर्फ मेरे हैं, मैं किसी और का नहीं होने दूंगी। फर्श पर हाथ मारती बोली, क्या करूं, अब तो मुझसे बात भी नहीं करेंगे। मैं नानू से बोलूंगी, वो मेरी ज़रूर सुनेंगे। हाँ वही सुनेंगे, और तो कोई मुझसे प्यार करता ही नहीं है। यतीम तो आखिर यतीम ही होता है ना। अम्मी आप क्यों चली गई इतनी जल्दी, बहुत याद आ रही है आपकी। काश आप मेरे पास होती, काश। बाबा की भी वफाई को दिल से लगाती चली गई, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। इसका मतलब आपको भी मुझसे प्यार नहीं था। कहते ही हिचकियाँ लेती फिर से रोने लगी। जब हम गमगीन होते हैं ना, हम सब, इंसान की ये फितरत होती है, तो वो सिर्फ उस बात पे नहीं रोता जिस बात पे वो गमगीन है, वो पिछली सारी बातों पे रोता है जिस पे उसे दुख हुआ होता है। आइस की जल्दी मचाने से आनंद फाना रिश्ता तय होते ही निकाह की तैयारियां होने लगी। सब लोग मंगनी पर तैयार थे, लेकिन आइस के नाम मानने पर फिर सबको मानना पड़ा। निकाह पर ही सॉरी। सब लोग हैरान थे इसकी इतनी अफरा तफरी पर, जो शादी के लफ्ज़ से भी भागता था। दूसरी तरफ तब्बी को वजाहत हुसैन से बात करने का मौका ही ना मिला, और ना ही किसी को तब्बी की मुतगैर होती ना हालत नजर आ रही थी। बहुत हिम्मत करती वो वजाहत हुसैन के कमरे की ओर बढ़ी। नानो मुझे आपसे बात करनी थी। अल्लाह, ये नानो से भी थप्पड़ खाएगी। हाँ बोलो तभी बेटा, क्या बात है। वो कुछ बोलती के दफतन नदीला बेगम कमरे में दाखिल हुई। बाबा जान आपसे मिलने कोई नीचे आया है। अरे हाँ, मुझे याद ही नहीं।
सआदत ने आना था, चलो जल्दी से, पता नहीं कितनी देर से इंतजार कर रहा होगा। मैं भी ना कहती तभी को मौका दिए बगैर वहां से चले गई और वो इन्हें जाता हुआ देखती रहेगी। सुनो लड़की, घर में खुशी का माहौल है, इसलिए कोई भी टेंशन फैलाने की जरूरत नहीं, समझी? सारी उम्र तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए बेहतर है जो जैसा हो रहा है होने दो। उंगली उठाकर वॉर्न करने वाले अंदाज में कहकर वहां से चलेगी। तभी की हालत ऐसी जैसे चेहरे से किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। सुंदमा के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जानते हुए भी कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? क्या मेरे इजहार करने से मैं एक बुरी लड़की बन गई हूँ, या मुझ में कोई कमी थी? आंखों में आंसू लिए वो इसके सामने अपनी मोहब्बत की भीख मांगती बहुत टूटी हुई लग रही थी। वो जो अपने निकाह के लिए तैयार हो रहा था, इसे यूं अपने कमरे में देखकर नागवारी से रुख मोड़ते दोबारा से अपनी तैयारी पर नजर डालने लगा। इसकी इस तरह नजरअंदाज करने पर वो चीख पड़ी, आप ये निकाह नहीं करेंगे? एक आखिरी नजर अपनी तैयारी पर डालता वो इसकी तरफ मुड़ा है। मैंने कहा, तुम्हें कहा था मेरी नजरों के सामने मत आना, लेकिन बहुत झीझो तुम। खैर, तुम्हारे कहने से क्या होता है, ये मेरी जिंदगी है और गुजारनी भी मुझे है। तुम्हें मैंने कभी इस नजर से नहीं देखा तो शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तमस्खर बड़ी नजरों से देखता कमरे से निकल गया। सब लोग हाल में बैठे निकाह शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और जूनिया, इसकी तो आज खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मौलवी साहब निकाह शुरू करते बोलते ही लगे थे कि तभी के चीख कर बोलने पर रुक के। बाकी सब भी तभी की और मुतवज्जा हुए जो हाथ में छुरी लिए अपने होशो हवास में नहीं लग रही थी। अल्लाह, ये लड़की, इसलिए मैं कहती होती हूँ हमेशा, मैंने अपने अक्सरियत नावल में यही कहा है कि तरबियत मायने रखती है, लेकिन सोहबत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। सोहबत गलत हो ना तो तरबियत भी गलत होने लग जाती है। अगर आपने ये शादी की तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। चीख कर बोलती हुई छुरी को अपनी कलाई पर रख चुकी थी। वजाहत हुसैन शौक से ये सब देखते कुछ बोलने के काबिल नहीं ना रहे। तबीर, बेटा ये क्या पागलपन है? माजिद साहब धाड़ी, इतने मेहमानों के सामने ये सब इनके गुस्से में इजाफा होने लगा। या आप आसी से पूछे, इन्हें पता था मैं इनसे प्यार करती हूँ, ये जानने के बाद भी वो मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं ये निकाह नहीं होने दूंगी। इस चुड़ैल ने इनको मुझसे छीना है, अगर उन्होंने ये निकाह किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। इसके इस इंकशाफ पर सब हक्का बक्का रह गए और शौक से आइस की ओर देखने लगे। जूनिया शौक से सब देखती बेजान होने लगी। सबको अपनी तरफ मतवज्जा पाकर इस तमाशे पर वो इश्तिहाल में आता तभी की ओर बढ़ने लगा और इसे अपनी तरफ आते देख वो चीख पड़ी, खबरदार अगर आप एक कदम भी आगे बढ़े, मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी जान ले लूंगी। अपनी कलाई पर छुरी रखते दबाव डालकर हल्के से कट से खून बहने लगा। माजिद साहब ने फौरन आइस के कंधे पर हाथ रखकर इससे रोका। ये कैसी लड़कियां होती हैं, हाथ में छुरी रख के मारने लग जाती हैं। मेरे तो माड़ी चीज ठोकर लग जाए ना मंजी से, मैं तो ही बैठ के रोने लग जाती हूँ। ओके, मंजी मतलब चारपाई और ठोकर माड़ी मतलब थोड़ी सी, मतलब लाइक पता नहीं कैसे अपना खून बहा लेती है, मेरा तो दिल घबराने लग जाता है। जूनिया के बाबा यासर साहब इस होने वाले तमाशे पर गुस्से से भरे बैठे थे। एकदम धाड़े, बस बहुत हो गया, हमें कोई रिश्ता नहीं करना, इतनी इज्जत अफजाई बहुत है हमारे लिए। और लड़की, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो पहले ही कह देते, ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। आप एक बार मेरी बात सुने, अब सुनने को और क्या रह गया है? हाँ चलो जूनिया यहाँ से। जूनिया जो शौक से सब देख रही थी, इसके हाथ पकड़कर वहां से ले जाने पर बेजान कदमों के साथ घसीट दी चली गई। बाकी सब मेहमान बेहरान बातें बनाते वहां से निकलते चले गए। आइस गम और गुस्से से ताबी की ओर बढ़ा, इसके हाथ से छुरी छीनते दूर फेंक और साथ इसका हाथ उठा था। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी ताबी, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। मेरे दोस्तों और बाकी सबके सामने तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। गुस्से से बोलते वो घर से ही निकल गया। माज फौरन इसके पीछे भागा, मगर तब तक वो गाड़ी लेकर निकल चुका था। लाउंज में वापस आते ही माजिद और शुजा साहब की आवाज पर वजाहत हुसैन की तरफ मुड़ा, जो तेज तेज सांस लेते सोफे पर गिर गए थे। इनकी ये हालत देखकर तबीर के होश उड़ गए। तेजी से इनकी तरफ बढ़ी। क्या अदीला बेगम ने गुस्से से इसे एक झटके से रोका। आप क्या लेने जा रही हो? हाँ वो नानो, दूर हो इनसे, मजीद इनकी तकलीफ में इजाफा नहीं करो। माजिद और शुजा साहब वजाहत हुसैन को जल्दी से कार में बैठाते हॉस्पिटल की तरफ भागे। जाहिरा बेगम एक गुस्से भरी नजर ताबी पर डालती है, कार अच्छे से देखती मुआज के साथ परेशानी से दूसरी कार में इनके पीछे रवाना हुई। साथ में आइस को भी कॉल करने लगी, जिसका फोन ऑफ जा रहा था। वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हो इस सब की जिम्मेदार। तुम्हें शर्म आनी नहीं आई ये सब करते हुए? एक बार अपनी उम्र का लिहाज कर लेती। बाप ने वैसे ही छोड़ दिया दोनों को, और माँ को तुम खुद ही खा गई। तुम तो डाइन सुकून बर्बाद करके रख दिया तुमने हमारा। तुम्हें मैं अब इस घर में नहीं रहने दूंगी, निकलो मेरे घर से, दफा हो जाओ। नहीं छोटी मामी, मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझसे गलती होगी, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज एक बार नानों से मिलने दे प्लीज। तभी रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। उठो यहाँ से, समझ नहीं आई, निकलो। अदीला बेगम ताबी को बाजू से पकड़ती घसीटते हुए गेट के पास लाई। वो रोते हुए नानों को पुकारने लगी। आइस को पुकारती रही, लेकिन अदीला बेगम ने जुल्म की इंतहा करते हुए इतनी रात को इसे गेट से बाहर धक्का देकर निकाल दिया और गेट बंद करती गार्ड को सख्ती से मना करती अंदर भड़ गई। तब भी कितनी देर तक गेट के पास बैठी रोती रही। प्लीज मम्मी, मुझे अंदर आने दे, डर लग रहा है, मैं कहाँ जाऊंगी? अंकल गेट खोले दे प्लीज, मुझे डर लग रहा है। एक नजर इधर इर्द गिर्द दौड़ाई, जहाँ दूर दूर तक कोई रू ना था। जब काफी देर तक गेट खटखटाने पर भी कोई नहीं आया तो रोते हुए उठ खड़ी हुई। कहाँ जाऊँ मैं? अब खुद से बड़बड़ाते वो मेन रोड की तरफ बढ़ी। मेरा कोई नहीं है, मैं अब कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। हाथों की मुठ्ठियां बनाते चेहरे से आंसू साफ करती
वो कोई मासूम छोटी सी बच्ची लग रही थी। मेन रोड पर चलते चलते वो काफ़ी दूर निकल आई थी तो थक कर पास ही पड़ी बेंच पर नज़र पड़ते वहाँ बैठ गई। अरे गुड़िया, आप अकेले यहाँ क्या कर रही हो? मम्मा पापा कहाँ हैं आपके? अचानक कहीं से औरत के आकर पूछने पर वो डर गई। वो जो आगे शदीद दुख से रो रही थी उसके सवाल पर और शिद्दत से रोने लगी। कोई नहीं है, मेरा यतीम हूँ मैं, हिचके से रोते इसे बताने लगी। अरे अरे गुड़िया, रोना नहीं, मैं हूं ना, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इसकी थोड़ी सी पकड़ती प्यार से बोली। मासूम कुछ भी सोचे बगैर इसके इस प्यार भरे अंदाज पर फौरन उठ खड़ी हुई। कहीं और जाने के लिए जगह भी तो नहीं थी। औरत की सोच और नजरों से अनजान वो इसके साथ चल पड़ी। उफ अल्लाह, पता नहीं क्या होगा। मुजाहिद हुसैन की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर डॉक्टर को इन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। माजद और शजाद साहब की परेशानी से बुरी हालत थी। ज़ाहिरा बेगम आइस का कुछ पता चला, दोबारा फ़ोन करे, इसे कहाँ रह गया ये लड़का? माजिद साहब ज़ाहिरा बेगम से बोले, जो परेशानी साइस को बार बार फ़ोन कर रही थी। नहीं उठा रहा फ़ोन, बंद जा रहा है। आज से पहले कभी ऐसा किया भी तो नहीं इसने। ज़ाहिरा बेगम परेशानी से बोली, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है, इस सब की वही जिम्मेदार है। ज़ाहिरा बेगम गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, बस करे बेगम, इस सब की अगर वो जिम्मेदार है तो इतने हम भी हैं। इतना सब हो जाने के बाद आप अब भी इसकी तरफदारी करें हैं, और तो इसकी वजह से आइस का भी कुछ पता नहीं। ज़ाहिरा बेगम नागवारी से बोली, बच्चा नहीं है, वो ज़रूर गुस्से में इधर उधर निकल गया होगा। काश आपने तभी कभी अपने बच्चों की तरह पाला होता तो मैं ये दिन देखना ना पड़ता। माजिद साहब तासुब से सर हिलाकर बोले, तो आपका मतलब है मैंने इसका ख्याल नहीं रखा, इसको ठीक से पाल ना सकी? ज़ाहिरा बेगम दबे दबे गुस्से से बोली, ये तो आप बेहतर जानती हैं, ख्याल तो घर में रहने वाले एक पालतू जानवर का भी रखा जाता है। माजिद साहब तंदिया अंदाज में बोले, क्या हो गया है भाई भाभी, आप लोगों को कुछ तो ख्याल करें, कम से कम जगह का ही ख्याल कर लें, ये बातें घर जाकर भी हो सकती हैं। ज़ाहिरा बेगम अभी कुछ बोलती कि शजाद साहब के बोलने पर चुप कर गई। डॉक्टर के रूम से निकलते ही माजिद और शजाद साहब इनकी तरफ बढ़े। कैसे हैं वो? देखिए अभी तो कंडीशन बेहतर है, लेकिन कोशिश करें स्ट्रेस से इन्हें दूर रखें, ये इनके लिए ठीक नहीं। डॉक्टर मजीद इन्हें हिदायत देता वहाँ से चला गया। दोबारा फ़ोन करें, इसे कहाँ रह गया है? यहाँ परेशानी से हमारी बुरी हालत है कि ये मजीद हमें परेशान कर रहा है। माजिद साहब झुंझला कर बोले। गुस्से में घर से निकलकर बेमकसद वो कार दौड़ा रहा था। आज इसकी खुशी का सबसे बड़ा दिन था, लेकिन क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ। रह रहकर इसे ताबीर पर जी भर कर गुस्सा आ रहा था। क्या कुछ नहीं किया इसके लिए इसने, और इसने क्या किया? बदले में इसकी खुशियां बर्बाद करके रखती। शदीद गुस्से में हाथ जोर से स्टीयरिंग पर मारा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा ताबीर, कभी नहीं। गुस्से में चीखता वो कोई पागल लग रहा था। कुछ देर कार ड्राइव करने के बाद मोबाइल उठाकर देखा तो ज़ाहिरा बेगम और शजाद साहब की इतनी कॉल्स देखकर मजीद परेशान हुआ। फिर ना चाहते हुए भी कॉल करने लगा। हेलो बेटा, कहाँ हूँ? आइस की कॉल आते ही देख ज़ाहिरा बेगम ने जल्दी से रिसीव की। कहीं नहीं मम्मा, बताएं क्या हुआ, क्यों बार बार फ़ोन कर रही थी? इसके पूछने पर ज़ाहिरा बेगम वजाहत हुसैन के बारे में बताने लगी। वो जो बेजार सा बैठा था, परेशान होता, कार का रुख अस्पताल की जानिब करते स्पीड तेज़ करती। अगर आपको मेरी रीडिंग में कहीं भी मिस्टेक नज़र आती हैं तो प्लीज़ मुझे पॉइंट आउट किया करें, मुझे बताया करें। मैं अपनी उर्दू पे काम कर रही हूँ तो मैं इसको मज़ीद अच्छा करना चाहती हूँ। जैसे कि कुछ वर्ड मैंने सीखे हैं जो मुझे नहीं पता थे, और मुझे प्लीज़ बताया करें और कट करके बताया करें। लाइक ना अपर रोमन, वो पता नहीं क्या था, इंग्लिश स्टेटिंग, जैसे हम टेक्स्ट करते हैं तो उसमें हाफ ऑफ करके बताया करें ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। प्रोनाउंस सही करूँगी इसे। क्या हुआ बाबा जान को, ठीक तो है वो? दूर से माज को देखते इसकी तरफ बढ़ा। तो ठीक है कंडीशन इनकी, लेकिन स्ट्रेस लेने से मना किया है डॉक्टर ने। माज ने डॉक्टर की कही बात बताई। कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं, कोई परवाह है भी नहीं तुम्हें? परवाह है भी तुम्हें? माजिद साहब गुस्से में इससे बोले। सॉरी पापा, बस इस वक्त बहुत गुस्से में था। तो खैर आप बताएं, बाबा जान से मिले? इनकी बात टालता पूछने लगा। नहीं बस जाने लगे थे, और तुम भी देख लो, देख इनको। इनसे बोलते हुए सब कमरे की तरफ बढ़े। इनको होश में देखकर कुछ हौसला हुआ था इन सबको। बाबा जान तबीयत कैसी है? तब भी कहाँ है वो, ठीक तो है ना? इनके सवाल पर सब लोग कुछ देर के लिए खामोश हो गए। बाबा जान वो ठीक है और घर पर है, आप घर चलकर मिल लीजिएगा, माजिद साहब इनसे बोले, जबकि यहाँ आने से पहले किसी ने भी तभी को देखा था ना ही इसकी कोई परवाह की। ठीक है फिर जल्दी से चलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वजाहत हुसैन बेड पर से उठने की कोशिश करते हुए बोले, जबकि इस हालत में भी इनको तभी की फिक्र करते देखा इसको नागवार गुजरा। इसके साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी नहीं इसकी फिक्र थी। गुस्से से सर झटकता हुआ कमरे से निकल गया। अदीला बेगम गुस्से में आकर इसे घर से बाहर निकाल तो आई थी, अब के 2 घंटे गुजर जाने के बाद वजाहत हुसैन की परेशानी में इसे बिल्कुल फरामोश कर बैठी थी। दफतन कार के हान पर जल्दी से बाहर की तरफ निकली। बाबा जान कैसे हैं आप? मैं तो डर ही गई थी, क्या हो गया अदीला? बाबा जान को अंदर तो ले जाने दो। शजाद साहब इनकी उजलत भरे अंदाज पर इनसे बोले। ओह हाँ हाँ चले अंदर। आइस इस वक्त अभी चलो गवाच गए, मिल गया। आइस इस वक्त ताबी की शक्ल तक देखना नहीं चाहता था, लेकिन वजाहत हुसैन की वजह से जब्त किए बैठा रहा। ताबी कहाँ है? इसे बुलाओ जल्दी। वजाहत हुसैन बेसब्री से बोले। इनके पूछने पर अदीला बेगम को होश आया, वो तो ताबी को भूल ही गई थी। जब काफ़ी देर तक ताबीर नहीं आई तो वह फिर से बोले, छोटी बहू मैं पूछ रहा हूँ ताबी कहाँ है? अब के इनके फिर से चुप रहने पर सबको तशवीश होने लगी। वो बीबी जी ने ताबी बीबी को घर से निकाल दिया है।
सुम्मी के बोलने पर सबको आप सूं क्या। आइस झटके से उठा। अदीला बेगम ने सुम्मी को खा जाने वाली नजरों से देखा। क्या छोटी बहू, ये सुम्मी क्या बोल रही है, कहाँ है ताबी, जल्दी बुलाइए इसे। वजाहत हुसैन धाड़ कर बोले। इनकी धाड़ पर वो लड़स गई, फिर हलकत करती बोली, वो ये सब इसकी वजह से हुआ था, तो गुस्से में आकर मैंने इसे घर से निकाल दिया। हमारी इतनी बदनामी हुई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इनकी बात सुनकर सब लोग सकते में आ गए। क्या मैं मर गया था जो तुम इस घर के फैसले करने चल पड़ी। वो गुस्से में धाड़े, तुमने रात के इस पहर इस बच्ची को घर से निकाल दिया। जानती हो छोटी बहू तुमने क्या हरकत की है। और वो पता नहीं कहाँ होगी। आज जल्दी से होश में आता बाहर भागा, साथ मुआज और मोइज भी भागे। ये तुमने क्या कर दिया बहू, मेरी बच्ची कहाँ होगी। इनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी। माजिद और शुजात जल्दी से इन्हें संभालते कमरे में लेके। अगर ताबी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अदीला, शुजात साहब गुस्से में इनसे बोलते। वजाहत हुसैन के कमरे की तरफ बढ़ के, मेरी ताबी कहाँ है, माजिद से लेकर आओ। माजिद साहब इनकी ताबी की तकरार सुनकर सर्द सांस भर कर रह के, आप फिक्र नहीं करे बाबा जान, वो यही होगी, आइस लेने गया है। जायरा बेगम, देखे कितनी देर हो गई है, अब ये अभी तक आए क्यों नहीं, देखे जाकर, अल्लाह करे ताबी मिल गई हो इन्हें। माजिद साहब परेशानी से सर हाथों में गिरा कर बोले। अदीला बेगम अलग पछता रही थी। किसी की औलाद पर इतना जुल्म ढाने से पहले अपनी औलाद को ही देख लेती। शुजात साहब दुख और गुस्से की मिली जुली कैफियत में बोले तो अदीला बेगम ने दहल कर दिल पर हाथ रखा। अल्लाह ना करे अपनी औलाद पर आई तो दिल कांप गया आपका। वो तो फिर ये तीन और लड़की जात है। सारी रात अबीर को ढूंढने में नाकाम होकर वो तीनों थके कदमों से लाउंज में दाखिल हुए तो सब जल्दी से इनकी तरफ बढ़े। क्या हुआ, मिली कहाँ है, कहाँ है ताबी। नहीं मिली पापा, सारी जगह देख चुके हैं, कहीं नहीं मिली। माज और मईज दोनों परेशानी से बोले। आई साकन सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा। ये सब तो नहीं चाहा था मैंने, वो बेचारी कहाँ होगी। और अगर किसी गलत हाथों के लोगों के हाथों में चली गई तो ये सोच आते ही वो कांप क्या। नहीं, मुझे फिर से ढूंढना होगा। हाँ, खुद से हम कलाम होते हुए वो फिर से परेशानी से बाहर निकल गया। माजिद साहब और बाकी से आवाज़ें देते रह के, देखो माल एकदम तगड़ा है और मुझे अपनी रकम चाहिए, पूरी रकम चाहिए। तुमने 1 हफ्ते का कहा था और मैंने आज ही एकदम नया माल तुम्हें दिया है। हाँ ठीक है, अब ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं, ये लो रखो, अब जाओ, मुझे आज ही कराची के लिए निकलना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। इससे रकम लेते वो औरत फ़ौरन वहाँ से गायब होगी। इसके जाते ही वो आदमी तब्बी को कार की पिछली सीट पर डालकर इस पर कपड़ा देता फ़ौरन से कार लेकर निकला। शर्म तो नहीं आती तुम्हें, बस भी कर दो, अब रात देखो कितनी हो गई है, घर भी चलना है, दादा जान गुस्सा होंगे। आयद झुंझला कर बोला, लो भाई अब मैं खाऊं भी ना, खाने तो दे सुकून से। एक तो आप हाथ बड़ी मुश्किल से आते हैं और आ जाए तो फिर भी जल्दी जल्दी की रट लगाए रखते हैं। मीशा मुंह बना कर बोली, मेरी बहन सुबह मुझे ड्यूटी पर भी जाना है, प्लीज़, मुंह बसोड़ते बोला। अच्छा चलें, अब बाकी पैक करवा दे, घर जाकर खाऊंगी। अल्लाह अल्लाह मीशा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वेटर को बुलाकर पेमेंट करते बाकी का खाना पैक करवा कर दोनों अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। हाँ बस 1-2 घंटे तक पहुंच जाऊंगा, माल तैयार है। हाँ, होश में आते कुछ देर तक सूरत हाल समझते तभी का दिमाग सुन हो गया। ये कहाँ लेकर जा रहा है मुझे, और वो आंटी कहाँ गई। खौफ से चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। फिर यहाँ से निकलने के बारे में सोचती चतलेटी रही, कैसे निकलूँ अब। दफातनी से कार रुकते देख मजीद खौफजदा हुई। फिर इसे कार से निकल कर जाता देख थोड़ा हौसला हुआ। जल्दी से सीट पर से उठकर बाहर देखा, पेट्रोल स्टेशन के करीब गाड़ी खड़ी देख जल्दी से बाहर निकल और भागना शुरू कर दिया। वह जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। इस आदमी की नज़रों से दूर खौफ से इसका बुरा हाल था। दुपट्टा भी कहीं गाड़ी में ही रह गया था। भागते हुए पीछे मुड़कर बार बार देखती कहीं वो आदमी पीछे ना आ रहा हो। इसी खौफ और आस में वो सामने से आने वाली गाड़ी नहीं देख सकी और गाड़ी से टकरा गई। मीशा और आयद कुछ ही दूर जा पाए थे कि तभी रोड साइड से आकर उनकी गाड़ी से टकरा गई। भाई देखकर मीशा के बोलती आयद ने फ़ौरन से ब्रेक लगाई, लेकिन फिर भी वो हिटोली से रोक नहीं पाया। दोनों जल्दी से बाहर निकले थे। भाई अब क्या होगा, इसका तो बहुत खून बह रहा है। मीशा परेशानी से बोली। आयद ताबी के चेहरे से बाल हटाता देखने लगा, सर से खून काफ़ी बह रहा था। मेरी मदद करो, इसे गाड़ी में बिठाने में, जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा। मीशा जल्दी से आयद की मदद करती इसे गाड़ी की बैक सीट पर लिटाकर अस्पताल की तरफ रवाना हुए। इससे बोल दे अब इसकी शादी जहाँ मैं चाहूँगा वही होगी। बहुत बेइज्जत करवा लिया इसने, यासिर साहब जमीला बेगम से बोले। एक बार आपको इसकी सुन तो लेनी चाहिए थी, आपने सुनाकर खुद ही फैसला भी कराए। आप जूनिया दबे दबे गुस्से में बोली। इस सब के बाद भी इसकी जुबान दराजी करने पर यासिर साहब ने गुस्से में आते ही इसे थप्पड़ मार दिया। अब भी कोई कसर रहती थी, तमाशा बनाकर रख दिया तुमने मेरा। ऐसी होती हैं बेटियां, इससे अच्छा था मैं बेऔलाद ही रहता। दुख से बोलते हुए वहाँ से चले गए और वो नहीं चाहते थे कि इन पर मजीद हाथ उठाए। इस पर जमीला बेगम भी रोती हुई वहाँ से चली गई। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे एक बार आयशा से बात करनी चाहिए। वो तो मुझसे मोहब्बत करता, हाँ वो ज़रूर कुछ करेगा। मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, कहीं और शादी नहीं करूँगी। खुद से बड़बड़ाती वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। डॉक्टर अब कैसी है वो लड़की। डॉक्टर जैसे कमरे से बाहर आया तो आयद और मीशा जल्दी से डॉक्टर की तरफ बढ़े। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, कुछ दिन तक ज़ख्म ठीक हो जाएंगे अगर इनकी मुकम्मल केयर करें। और बेहोश वो डर की वजह से हुई हैं, कुछ देर तक होश आ जाएगा। डॉक्टर ने इन्हें बोल कर आगे बढ़ गया। भाई अब क्या होगा, हम तो इसे छोड़कर भी नहीं जा सकते जब तक इसके घर वाले ना आ जाते। पता नहीं कौन है कौन नहीं। मीशा परेशानी से बोली। मीशा तुम कुछ देर के लिए चुप नहीं कर सकती। आयद झुंझला कर बोला। एक तो आगे ही इतनी रात हो गई थी, ऊपर से ये लड़की मजीद परेशानी में इजाफे का सबब बन गई थी।
और अब मिशा वो सर पकड़े करीबी बेंच पर गिरने के अंदाज में बैठा। मिशा भी इसकी तरफ देखा देखी इसके साथ ही बैठ गई। कुछ देर बाद नर्स के आकर बताने पर किसी होश आ गया। वो दोनों कमरे की तरफ बढ़ी। तभी होश में आते ही चारों ओर नजरें घुमाती खुद को अस्पताल में पाकर परेशान हो गई, कहीं वो अंकल को फिर से न मिल गई हो। एकदम कमरे में दाखिल होते एक लड़के और लड़की को देखकर मजीद खौफजदा होगी। कैसी हो लिटिल गर्ल, ज्यादा दूर दर्द तो नहीं हो रहा ना? आयद इसके पास आकर नरमी से पूछने लगा। मिशा भी जल्दी से पास आती इसके जवाब का इंतजार करने लगी। कुछ तो बोले। ठीक हूँ मैं यहाँ कैसे? इन्हें जवाब देकर इनसे पूछने लगी। अरे तुम्हें याद नहीं, तुम हमारी गाड़ी से टकरा गई थी। मिशा बोली। और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मिशा एक ही सांस में इससे कई सवाल पूछने लगी। ये मेरी बहन का कुछ नहीं हो सकता। आयद इसे फिर से शुरू होता देख बड़बड़ा कर रह गया। मिशा एक मिनट सब्र कर, जरा इसे भी बोलने दो। आयद बेचारगी से बोला। ओ सॉरी। मिशा जबान दांतों तले दबा कर बोली। इसे तासुब से देखकर सर हिलाता ताबी की तरफ मतवज्जा हुआ। मैं ठीक हूँ और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। ये कहते ताबी रोने लग पड़ी। अरे अरे लिटिल गर्ल प्लीज तुम रो नहीं, देखो अभी तुम ठीक भी नहीं हुई। ओह मजीद तबीयत खराब हो जाएगी। इसकी बात सुनकर मजीद खुद को रोने से बाज रखा कि वाकई इसके सर में दर्द शुरू हो गई थी। अच्छा चलो बाकी सब छोड़ो और ये बताओ तुम रहती कहाँ हो? मिशा के पूछने पर वो फिर से रोने लगी। रोने वाली होगी, वो जहाँ भी रहती थी उन्होंने घर से निकाल दिया। इसकी बात सुनकर आयद और मिशा दोनों को बहुत दुख हुआ। अरे चलो कोई नहीं, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें वहां से कोई नहीं निकालेगा। मिशा एक्साइटेड होकर बोली और आयद इसको घूर कर देखने लगा, जो एक अनजान को कैसे दावत दे रही थी जैसे इसके रिश्तेदार हों। तभी इसकी बोलने पर खौफ से नाम सर हिलाने लगी कि आगे ही वो एक आंटी पर भरोसा करके भुगत चुकी थी। अरे क्या हुआ? नहीं तुम तो कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ सोच कर हामी भर ली कि वो दोनों इस आंटी से काफ़ी मुख्तलिफ थे, सो इनके साथ चल पड़ी। फिर भी जो भी था इसे एहतियात बरतनी चाहिए। जब एक बार ठोकर लगी तो इंसान को आंखें सीधी करके चलना चाहिए। भाई हम घर पर क्या बोलेंगे? मिशा को एकदम याद आया तो पूछ बैठी। बहुत जल्दी नहीं याद आ गया तुम्हें? आयद तंजिया बोला। वो लोग लाउंज में जैसे ही दाखिल हुए तो दस्तगीर रहमान साहब और शमसा बेगम को वहीं मौजूद पाया तो वो लोग वहीं रुक के। अरे ये तो अभी तक जाग रहे हैं और मैं सोच रहा था सुबह तक कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे। आयद बड़बड़ाने के से अंदाज में बोला। आओ आओ रुक क्यों गए वहाँ तुम लोग? दस्तगीर साहब तंजिया अंदाज में बोले, लेकिन इनके पीछे आती एक अजनबी लड़की को देखकर हैरान होकर उठे। शमसा बेगम भी हैरान परेशान होती इनके पास आई। ये कौन है? शमसा बेगम सर्द अंदाज में बोली। दस्तगीर साहब इनके करीब चले आए, लेकिन ताबी पर नजर पड़ते ही साकिन हो गए। वो मामा ये क्या ये लगा रखी है? सच सच बोलो कौन है ये और यहाँ क्या कर रही है? शमसा बेगम गुस्से में बोली। दस्तगीर साहब जो काफ़ी देर से ताबी को देख रहे थे इसकी खौफ से जर्द पट्टी रंगत देखकर आगे बढ़े। इन्हें अपनी तरफ देखता देख वह मजीद खौफजदा होती एक कदम पीछे हुई। अरे बेटे यहाँ आओ, डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इनके बोलने पर हिम्मत करती इनके पास आई। इनके इस तरह बोलने पर शमसा बेगम के साथ आए तो मिशा ने इन्हें हैरत से देखने लगी। बेटा क्या नाम है आपका? इनके प्यार से पूछने पर वो हिम्मत करती बोली। ताबीर। पूरा नाम क्या है? ताबीर रज़ा। इसका पूरा नाम सुनकर वो सकते में आ गए। और माँ का नाम मरियम रज़ा। शमसा बेगम इसका नाम सुनते ही साकित हो गई। क्या ये मरियम की बेटी थी और वो भी इस हालत में? इन्हें जिस बात का शक था वही हुआ। वो इसका चेहरा देखते ही पहचान गए थे, बिल्कुल अपने बाप पर गई थी। बहू रज़ा जैसी। मेरे रज़ा की ताबीर मेरी पोती। वो रोते हुए इसे खुद से लगा गए। कितनी ही देर वो इसे खुद से लगाए खड़े रहे। शमसा बेगम भी खुशी से रो पड़ी। इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये मरियम की बेटी है। बाबा जान बैठ जाएं, हमारी ताबीर यही है हमारे पास। शमसा बेगम इन्हें हौसला देती हुई बोली। आयद और मिशा हैरान कुन नज़रों से इन्हें देख और समझने की कोशिश कर रहे थे। हाँ चलो अंदर चलकर बैठते हैं। ताबीर परेशानी से इन्हें देखते इनके साथ चल पड़ी। तुम लोगों को ये कहाँ से मिली? दस्तगीर साहब के पूछने पर वो दोनों इन्हें सब बताने लगे। इनके मुंह से इसकी यतीम वाली बात सुनकर वो सकते में आ गई। ये क्या कह रहे हैं? बेटा आपके नाना जान, आपके मामू वगैरह वो सब कहाँ हैं? उन्होंने घर से निकाल दिया मुझे। इसके रोक कर बताने पर वो इसे साथ लगा तशदीद गुस्से में आ गए। इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें घर से निकालने की? इतने ही तंग आ गए थे तो लेकर क्यों गए थे? वो शदीद इश्तियाल में बोले। तुम फिक्र नहीं करो, ये तुम्हारा घर है, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। अब से तुम यहीं रहोगी अपने दादा के पास। तभी हैरान होकर इन्हें देखने लगी। क्या आप मेरे दादा हैं? इसकी आंखें फैलाकर पूछने पर सब मुस्कुरा दिए इसकी इस मासूमियत पर। हाँ हम तुम्हारे दादा हैं मेरा बच्चा, तुम यतीम नहीं हो, हम हैं ना। अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए इससे बोले। आप सच बोल रहे हैं? हाँ मेरा बच्चा बिल्कुल सच, और ये तुम्हारी चाची शमसा है। दस्तगीर साहब के बताने पर वैसे देख कर मुस्कुराई। मिशा बेटा खुशी से चहकती बोली। मतलब मुझे फ्री में एक पार्टनर मिल गया? इससे ये मासूम सी लड़की वैसे बहुत अच्छी लगी थी, अब ये जान करके वो इसकी कजिन है, मजीद खुशी से चहक रही थी। आयत भी से मुस्कुरा कर देखने लगा। मिशा ताबीर को अपने कमरे में ले जाओ ताकि वो फ्रेश हो सके और कुछ देर आराम कर ले, रात भी काफ़ी हो गई है। सुबह हम अपनी बेटी से बहुत सारी बातें करेंगे, चलो जल्दी से लेकर जाओ। इनके कहने पर वो इसे अपने कमरे में ले गए और बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। तभी का कुछ पता चला। वजाहत हुसैन के पूछने पर वो सब खामोश हो गए तो वजाहत हुसैन दुख से इन सबको देखने लगे। आइस तुम्हें मैं बहुत नरम मिजाज और मामला फ़हीम समझता था, लेकिन मुझे इस सब की तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सिर्फ एक बार
आकर हमसे बात तो करते, कुछ तो बताते हमें, लेकिन तुमने क्या किया, सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी खुशी की फिक्र थी तुम्हें। बड़े थे तुम ही समझ से काम लेते, तुम आज मेरी तभी मेरे पास होती। इनकी बात सुनता वो जो सर झुकाए बैठा था मजीद पछताया और दुख से एक आंसू इसकी आंख से निकला जिसे वो गिरने से पहले ही अपनी उंगली से साफ कर गया। काश इस दिन मैं इसकी बात सुन लेता। वो मुझसे कोई बात करना चाहती थी लेकिन मैंने भी इसकी नहीं सुनी। क्या जवाब दूंगा मैं अपनी बेटी को, कोई इसकी ठीक से हिफाजत भी नहीं कर सका। इसके बोलने पर सबके सर शर्म और नदामत से झुक गया। दिला बेगम का तो सुकून ही तब से गायब था। शुजा साहब अलग इनसे बात नहीं कर रहे थे, कोई इनसे ठीक से बात नहीं कर रहा था, इनकी औलाद तक भी। दफातन इसके मोबाइल पर कॉल आई तो सब इसकी तरफ मतवजा हुआ। इंस्पेक्टर की कॉल है। कॉल देखकर इन्हें बताया जल्दी से उठाओ, हो सकता है तभी को कुछ पता चला हो। वजाहत हुसैन के बोलने पर सर हिलाते कॉल उठाई। हेलो, लेकिन आइस की उड़ी हुई रंगत देख सब परेशान होने लगे थे। क्या बोला, वो पता चला कुछ? माजिद साहब जल्दी से बोले। वो कह रहे हैं इन्हें एक लाश मिली है, आकर देख लें। ये कहती वो बेजान कदमों से बाहर निकल गया। बाकी सब शौक में चले गए। नहीं नहीं, वो मेरी तब भी नहीं हो सकती, वो कोई और होगी। हाँ कोई और होगी। वजाहत हुसैन खुद से हम कलाम होते बोले। माजिद जल्दी से जाओ, मेरी तबी को लाओ। सुना नहीं तुम लोगों ने? जाओ और इसे लेकर आओ। वो रोते हुए इनसे बोले। इनके रोने पर बाकी सबकी भी हालत खराब होने लगी। अस्पताल से बाहर आते वो सीढ़ियों पर से गिरते गिरते बचा। इसका सारा चेहरा पसीने से तर था। इस लड़की की हालत देखती से बार बार तब्बी का ख्याल आता कि अगर वो तब्बी होती तो वो शायद अगली सांस भी ना ले पाता। घर फोन करके पहले ही ने हौसला दिया कि वो नहीं तब्बी नहीं थी। गायब दिमागी से वो गाड़ी में बैठा था लेकिन इसकी हालत ड्राइव करने वाली बिल्कुल ना थी। परेशानी और गायब दिमागी से ड्राइव करते हुए वह सामने से आते ट्रक को नहीं देख सका और इसकी गाड़ी इससे जा टकराई। तभी की माँ बाप और बाप रज़ा की पसंद की शादी थी। तभी की माँ मरियम और बाप रज़ा की पसंद की शादी थी, लेकिन वजाहत हुसैन इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। इन्हें रज़ा मरियम के लिए कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन बेटी की जिद के आगे चुप हो गए। शादी के बाद कुछ महीने ही मरियम ठीक रह पाई थी कि रज़ा इससे बेजार होने लगा। पसंद की शादी का शौक कुछ ही महीनों में ठंडा पड़ गया तो वो काफ़ी परेशान रहने लगी थी। ऐसे में शमसा बेगम इनका पूरा ख्याल रखती थी और दस्तगीर साहब का रवैया भी इसके साथ बहुत अच्छा था। तभी की पैदाइश पर मरियम को लगा कि रज़ा इस पर तवज्जो देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो बिल्कुल टूट कर रह गई। आहिस्ता आहिस्ता मामला बिगड़ने लगा तो वो तभी को लेकर अपने बाप के घर आ गई कि शायद इन्हें एहसास हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ तो वो परेशानी और डिप्रेशन से बीमार रहने लगी। साथ अपने बाप की बात न मानने पर मजीद पछताए। वजाहत हुसैन मरियम की हालत देखकर बहुत करते थे। जब इनसे बर्दाश्त न हुआ तो बेटी की खातिर से मामला ठीक करने की कोशिश की तो रज़ा मजीद मरियम से उखड़ गया और तलाक की धमकी दी, जो मरियम से बर्दाश्त नहीं हुई और इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया जिससे वो जान पर ना हो सके और 2 साल की ताबीर को छोड़कर चली गई। रज़ा मरियम की मौत के बाद बहुत पछताया। अपनी इस लापरवाही और जिद में आकर वो अपनी मोहब्बत खो बैठा था। इसी पछतावे और दुख में वो पागल होकर रह गया था। वजाहत हुसैन के लिए सदमा बहुत बड़ा था। जवान बेटी की मौत पर बिल्कुल ढह गए थे। इसी गम और गुस्से में इन्होंने इन लोगों को ताबीर नहीं दी। रज़ा ने भी बहुत हाथ पाँव मारे लेकिन नाकाम रहा। इसी कोशिशों में एक दिन वजाहत वाला आते हुए एक एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा। जब काफ़ी देर तक आइस के घर ना आने पर वो परेशान होकर इसके पीछे जाने लगे थे कि अस्पताल से आई कॉल पर वो लोग किस तरह अस्पताल पहुंचे ये नहीं मालूम था। रिसेप्शन से पूछकर वो जल्दी से आईसीयू की तरफ बढ़े। डॉक्टर के कमरे से बाहर आकर बताने पर कि एक्सीडेंट काफ़ी शदीद था जिससे इसे काफ़ी चोटें आई हैं। माजिद साहब बिल्कुल ढह गए। एक ही जवान बेटा था। इस हालत में देखकर इसका बुरा हाल था। काफ़ी देर के इंतजार के बाद जाकर डॉक्टर ने इन्हें खतरे से बाहर की खबर सुनाई थी, लेकिन अभी भी इसकी जख्म बहुत गहरे थे इसके होश में आने के बाद ये कुछ बता सकते थे। जूनिया जो काफ़ी देर से आइस को फ़ोन कर रही थी, इसके बार बार फ़ोन बन जाने पर इसके घर जाने के लिए तैयार होने लगी। इतनी आसानी से वो आइस को नहीं छोड़ सकती थी। इसे अगर अब कोर्ट मैरिज भी करनी पड़ी तो करती और इसे यकीन था आइस भी कभी मना नहीं करेगा। इसलिए अपना बैग लेती वो जल्दी से बाहर निकली, लेकिन लाउंज में किसी को ना पाकर शुक्र करती निकली। वजाहत वाला से आइस के एक्सीडेंट का पता चलते ही वो अस्पताल भागी थी। ये खबर इसके लिए किसी धचके से कम ना थी। वो पता नहीं क्या क्या सोचती यहाँ आई थी और यहाँ आकर बिल्कुल शल होगी। रिसेप्शन से पता करती फौरन से आइस के कमरे की तरफ बढ़ी। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? आइस के होश में आते ही डॉक्टर के चेक करने के बाद उनके बुलाने पर वन के पीछे आते हुए आए थे धड़कते दिल से। देखिए एक्सीडेंट काफ़ी शदीद था जिसकी वजह से इनकी टांगों पर बुरा असर पड़ा है। फिलवक्त वो बिल्कुल चल नहीं पाएंगे और आगे भी हो सकता है कि मुश्किल से ही। डॉक्टर कहते हैं इनके तासरा देखता लब भींच का। डॉक्टर की बात सुनते वो मुश्किल अपने पैरों पर खड़े हो पाए थे। इनसे कुछ ही फासले पर खड़ी जूनिया बेयकीनी से उल्ट कदम लेती वापस बाहर की तरफ भागी। डॉक्टर कोई तो चांस होगा ही, हिम्मत करें। शुजा साहब ने डॉक्टर से पूछा। देखें आप मायूस ना हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो वो ज़रूर अपने पैरों पर खड़े होंगे। इनके कंधों पर हाथ रखकर इन्हें हौसला देते हुए वहाँ से चले गए। तभी कहाँ है मिशा? दस्तगीर साहब लाउंज में आते ही मिशा से बोले जो मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। दादाजी कमरे में बैठी है वो, मुंह बना कर बोली। अरे तुम्हें क्या हुआ है? दादाजी मैं बोर हो रही हूँ आज कॉलेज इसकी वजह से नहीं गई कि इसे कंपनी दूंगी और वो है कि कमरे में पड़ी है, ना मेरे साथ बात करती है ना कमरे से बाहर निकल रही है। मुंह बसोड़ते बोली। मिशा बेटा इसे थोड़ा वक्त दो, आहिस्ता आहिस्ता ही वो यहाँ एडजस्ट हो सकेगी। परेशान नहीं हो मेरा बच्चा, चलो तुम अच्छी से मेरे लिए चाय बना कर लाओ। आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगी इसे। और कोई है भी नहीं जिससे मैं बातें कर सकूँ, मुझे दिल से बोलती किचन की ओर बढ़ गई।
किसकी बात कर रही हो? ये दादा मेरे होते हुए? अंबर जो लाउंज के दरवाजे पर खड़ी इसकी बातें सुन रही थी, आखिरकार बोल ही पड़ी। अरे अंबर बेटा, तुम आओ आओ, आज इतने दिनों बाद चक्कर लगाया है, खैरियत? दस्तगीर साहब तंजीह अंदाज में बोले तो वो दांतों की नुमाइश करती इनके पास आकर बैठी। आपके पोते ने खुद ही बोला था हर वक्त यहाँ पड़ी रहती हो, तो बस इसीलिए अब मैं कम ही आया करूंगी। मेरा यहाँ आना किसी को अच्छा ही नहीं लगता है। मुंह बनाकर बोलती वो मसनूई नाराजगी का इजहार करने लगी। अरे तुमसे इसने ऐसा बोला? आने दो इसे, आज इसकी तबीयत साफ करता हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं इसकी क्लास लगे। दस्तगीर साहब भी बिल्कुल इसी के अंदाज में बोले। आप दोनों मिलकर क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए हैं? शमसा बेगम वहाँ आती हुई बोली। तुम भी तो इसे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हो। फुफो, आपको तो मेरा ज़रा ख्याल नहीं है। अपनी आंखों से ना आने वाले आंसू साफ करने लगी शमसा बेगम इस ड्रामेबाज को देख कर आएगी कि इसका कुछ नहीं हो सकता। ले दादा जान आपकी चाय। मिशा इसको चाय पकड़ाते हुए बोली। ये लड़की, मैं क्या सुन रही हूँ? तुम मेरे होते हुए भी बोर होती हो? अभी ये हैसियत रह गई है मेरी तुम्हारी नज़र में? अरे अंबर आपी, आप इसे देखते ही वो भाग कर इसके गले लगी। बस बस, देख लिया मैंने अपना मुकाम तुम्हारी नज़र में। मसनूई घूर कर बोली। अल्लाह बस कर दे आपी। अब तो मिशा इसके इस ड्रामे से तंग आकर बोली। फिर से इसे ताबीर के बारे में बताने लगी। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं आ गई हूँ ना, देखना कैसे घुल मिल जाएगी हमसे। चलो इसके पास चलते हैं। इनके जाते ही दस्तगीर साहब और शमसा बेगम हंसती। इस जिंदा दिल लड़की के आने से इनके घर में रौनक हो जाती थी। पिछले 4 हफ्ते से इसका यही हाल था, ना किसी को कमरे में आने देता था, ना ही कहीं बाहर जाता था। जिंदगी इसके लिए जैसे बिल्कुल साकिन हो गई थी। मलगज्जा सा हुलिया, बिखरे बाल, काफ़ी दिनों से बड़ी हुई शेव, वो जैसे अपने आप से गाफिल हो गया था। तब भी कहाँ हो तुम? देखो अपनी खुदगर्जी की वजह से किस हाल में पहुंच गया हूँ। काश मुझे एक बार मिल जाओ तो मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। व्हील चेयर पर बैठा वो अपने से मुखातिब किसी और जहाँ में पहुंचा हुआ था कि ज़ाहिरा बेगम के कमरे में दाखिल होने से चौंका। आइस बेटा, क्या हालत बना लिया तुमने इतने दिनों से? प्लीज़ बाहर चलो, आज सबके साथ खाना खा लो बेटा, मुझे अकेला छोड़ दे अम्मी प्लीज़, चिढ़ कर बोला। ज़ाहिरा बेगम कुछ देर खड़ी से देखती रही, फिर आंसू पर बंद बांधती वहाँ से चली गई। तो आइस सर झटक कर रह गया। तभी के जाने से घर जैसे सन्नाटों में आ गया था। वो पूरे घर में चहकती थी, इसके जाते ही सब कुछ वीरान हो गया था। सब बहुत कोशिश कर चुके थे, लेकिन तब भी का कुछ पता ना चल सका। वजाहत हुसैन अपने कमरे के होकर रह गए थे, ना ज़्यादा बात करते थे, ना किसी को बुलाते थे। आज आइस को डॉक्टर के पास जाना था, इसे रेडी करके बाहर भेजे। माजिद साहब ज़ाहिरा बेगम से बोलते लाउंज से निकलने लगे। क्या इसकी आवाज़ पर रुके? मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इसकी बात सुनकर वो गुस्से में आ गए। क्यों नहीं जाओगे? क्या सारी उम्र यूं ही मजदूर बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हो? ठीक होना होता तो अब तक बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाने से कुछ फ़ायदा ज़रूर होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्यों अपना वक्त मेरे लिए बर्बाद कर रहे हैं? तलखी से बोला। तो माजिद साहब बेबसी से देखते वहाँ से निकल गए। तो वो वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जो कि अब नीचे शिफ्ट कर दिया गया था। इनके जाने के बाद ज़ाहिरा वहीं लाउंज में बैठी रोने लग गई थी। भाभी हौसला करें, अदीला बेगम सियासत से बोली। क्या हम हौसला करें अदीला? हालात ठीक होने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। ये सब हमारी किए का नतीजा है, जो हमने इस बिन माँ बाप की बच्ची के साथ किया है। मुझे तो डर है वो कहीं गलत हाथों में ना चली गई हो। बोलती वो फिर से रोने लगी। काश मैं इसे इस वक्त घर से ना निकालती तो आज वो ये सब ना होता। अदीला बेगम अपनी आंखों से आंसू साफ करती हुई बोली। अगर तुम उसे घर से ना निकालती तो किसी को उसकी कदर भी नहीं होनी थी वैसे, बट वो उसे जल्दी मिल जाना चाहिए था। ये था एक कुछ ही दिनों में। तब भी अंबर की जिंदा दिली की वजह से इनके साथ काफ़ी हद तक घुल मिल गई थी, लेकिन संजीदगी का लबादा और लिया था इसने। बहुत हद तक वो बदल चुकी थी। कभी पटर पटर बोलने वाली जिंदा दिल तभी तो जैसे कहीं खो ही गई थी। यहाँ आकर वो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर चुकी थी। हर वक्त बस अपनी किताबों में गुम रहती थी। इस बार कॉलेज में इसने किसी से दोस्ती नहीं की, क्योंकि वो पहले ही दोस्ती से काफ़ी तकलीफ उठा चुकी थी। तुम फिर से आ गई यहाँ? तुम्हें अपने घर चैन नहीं है क्या? आयद ऑफिस के लिए जल्दी से निकलते हुए बोला। बाहर जा रहा था कि अंबर को गेट से अंदर आते देख खुद को बोलने से रोक ना पाया। हाँ तो तुम्हें क्या मसला है? अपनी फूफो के घर आती हूँ, मुंह चढ़ाकर जवाब देती वो अंदर जाने लगी। क्या आयद झट से इसके रास्ते में है। तुम भूल रही हो तुम्हारी फूफो मेरी अम्मी होती हैं, और ये घर मेरा भी है। तंजिया अंदाज में बोला। क्या मसला है? तुम्हें देर नहीं हो रही? अब मेरा रास्ता छोड़ो, बंदर कहीं के। दांत पीसती हुई इससे बोली। इतने दिनों से कहाँ थी? अब कि इसकी संजीदा होकर पूछने पर हैरान होकर इसे देखने लगी। ओ तो तुम तो कोई भी मुझे याद कर रहा था? मैं कोई याद वाद नहीं कर रहा था। आयद अब के झुंझला कर बोला। तो तुम्हें क्यों बताऊं? फिर अपने काम से काम रखो, मुंह बना कर बोलती। जल्दी से इसके साइड से होकर अंदर भागी। देख लूंगा तुम्हें एक दिन, खुद ही रोती हुई आओगी। आयद चिट कर बोला, फिर कुछ सोचकर आंखें शरारत से मुस्कुराई। अब देखना खुद भाग कर आओगी मेरे पास। मुंह में बड़बड़ाते सीटी बजाता मजे से वहां से निकला। आइस भाई प्लीज बाहर निकला करें ना। जब से ताबी गई है आप मुझसे वही बात नहीं करते क्या? सिर्फ ताबी ही आपके लिए सब कुछ थी? मेरी कोई ये फिक्र नहीं है आपको? अरीबा इसके कमरे में आते हुए दुख से बोली थी। नहीं गुड़िया, ऐसी बात नहीं है। तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ? इन बेजान टांगों से बाहर निकलता हूँ तो लोगों की तमस्खर उड़ाती नजरें बर्दाश्त नहीं होती मुझसे।
वो सियासियत से बोला, भाई आप हिम्मत हार जाएंगे तो हम ताबी को कैसे ढूंढेंगे, इस तरह मत रहा करें, पापा भी बहुत परेशान रहते हैं आपकी वजह से। अरीबा इल्तिजाई अंदाज में बोली, अच्छा ठीक है तुम जाओ, मुझे पापा के कमरे में कुछ फाइल्स पड़ी होंगी वो ला दो, मैं फारिग बैठने से अच्छा इनकी कुछ ही मदद कर दूँ ताकि बोझ ना बन सकूँ इन पर। तलखी से बोला, ऐसा तो मत कहें भाई, मैं आती हूँ। कहती हुई इसके कमरे से निकल गई। शमसा, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है कि मैं ताबी और आयत का निकाह कर दूँ। बहुत मुश्किल से मिली है वो, और तुम जानते हो कि किन हालात में मिली थी। मैं नहीं चाहता कि वो फिर से इसी तकलीफ से गुजरे। मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए इस घर में ही देखना चाहता हूँ। क्या कहती हो तुम? दस्तगीर साहब अपनी सुनाकर सवालिया नजरों से इनकी तरफ देखने लगे। शमसा बेगम हैरत और शौक से इनकी तरफ देखने लगी। ये पता होने के बावजूद कि अंबर को अपनी बहू बनाना चाहती हैं, फिर भी वो इनसे पूछ रहे थे। इनके इस तरह देखने पर वो फिर से बोले, देखो शमसा, अंबर बहुत अच्छी लड़की है, मैं इसका खुद अच्छी जगह रिश्ता करवा दूंगा। इनकी बात सुनकर शमसा बेगम के दिल में कहा, वही अच्छी जगह क्या ताबी का रिश्ता नहीं हो सकता? लेकिन फिर चुप कर गई। बाबा जान, मैं आयत से पूछूंगी, इसकी फिक्र तुम नहीं करो, वो मेरी बात नहीं टालेगा। इनकी बात बीच में ही काट कर वहीं से बोले तो चुप कर गई। किसी काम से इस तरफ आती ताबी इनकी बात सुनकर सुनो होगी बेजान कदमों से वहीं से वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नहीं, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो आयस को नहीं बुला पाई थी, तो वो कैसे किसी की हो सकती थी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे दादाजी से बात करनी चाहिए, इससे पहले सब कुछ बिगड़ जाए। परेशानी से वो यहाँ से वहाँ टहलने लगी। ये हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है? क्योंकि तुम हीरोइन हो बेटा। ऐसा आंखों में आंसू लिए वो बेड के साथ नीचे बैठ गई। पता नहीं आइस कैसे होंगे, क्या उन्होंने शादी कर ली होगी, कर ही ली होगी, मुझे जो अपने घर से निकाल दिया, यही सब सोचती हुई हिचकियों से रोने लगी। यासिर साहब ने अपने जाने वालों में ही कहीं इसकी बात तय कर दी। आइस की मजदूरी पर वो बिल्कुल ही ठेक गई थी, यहाँ तक कि इससे मिलने भी नहीं गई। तो इस बार यासिर साहब के फैसला करने पर वो भी चुप कर गई। आइस की मजदूरी को लेकर इसके दिल में घिरा पड़ गई थी। इस सब में वो भूल गई कि मोहब्बत करती थी वो आइस से, या फिर वो वक्ती अट्रैक्शन या इसके स्टेटस का कमाल था कि वो अपनी मोहब्बत जो वो सलमान से करती थी वो तक भूल गई। आहिद अपने कमरे में बेड पर नीम दराज लेटा लैपटॉप पर कोई मूवी देख रहा था कि तभी इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती अंदर आने की आहिद एक तो आइस एक जैसी हैं। दस्तक देती अंदर आने की इजाजत मांगने लगी। इसकी इजाजत देने पर वो अंदर दाखिल हुई। अरे तभी तुम खैरियत थी? तभी को देखकर वो सीधा होता इसकी तरफ मतवजा हुआ। जी भाई, आपसे जरूरी बात करना थी, हिचकिचाते हुए वो इससे बोली। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? इसकी इजाजत देने पर इससे दस्तगीर साहब की बातें बताने लगी जो वे शमसा बेगम से कर रहे थे। इसकी बात सुनते हुए शौक से खड़ा हो गया। ओ नो, तभी ये नहीं हो सकता यार, मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ। बेसाख्तगी में मैं ही वो इसके सामने एतराफ़ कर गया जिसे आज तक अपने दोस्तों को भी खबर नहीं होने दी थी। इसके इस एतराफ़ पर तभी चौंकी, फिर सर झुकाते मुस्कुराने लगी। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं हाँ सब मतलब समझ रही हूँ आपका। क्या कहना चाहते हैं? अचानक से वो पुरानी तब्बी बन गई। आयत के इंकशाफ पर वो जो काफ़ी परेशान थी, कुछ हौसला हुआ था इसे। ज़रूर ये अंबर आप ही होंगी, क्या मैं सही कह रही हूँ ना? वो आंखों में शरारत के लिए बोली। आयत गहरा सांस भर कर रह गया। तो तुम्हें पता चल ही क्या, वो तो लगना ही था बिला वजह जब आप इनको छेड़ते रहते हैं, और जब वो यहाँ नहीं आती तो सारा दिन मूड ही खराब रहता है आपका। इसकी बात सुनकर वो अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। बहुत तेज हो तुम, मैं तो तुम्हें बड़ा मासूम समझता था। वो आंखों में शरारत लिए बोला, भाई अब क्या होगा दादा जान, इसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। बस तुम अभी सब किसी से कुछ मत कहना, मेरा मतलब है अंबर से। हाँ ठीक है ना? तो आप इन्हें तंग करना चाहते हैं? वो तीखे अंदाज में इसे घूर कर बोली। अरे यार, वो माने भी तो इसलिए अपनी कश्ती पार लगाने के लिए ये सब करना पड़ेगा, तभी तो लड़की मानेगी। वो इल्तिजाई अंदाज में बोला। तो वो भी मान गई। ठीक है, लेकिन आप इन्हें ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। वो उन करने वाले अंदाज में बोली। ठीक है मेरी बहन, जैसा तुम कहो। तो वो हंसी और वहाँ से चली गई। आयत की इन्हें बार बार समझाने पर वो बहुत मुश्किल से माने थे। इनका दिल नहीं मान रहा था, लेकिन आयत के इंकशाफ पर कि वो अंबर को पसंद करता है और इसी से शादी करना चाहता है, तब जाकर माने कि वो इस सब में तभी को दुखी नहीं देख सकते थे। बाद में आयत के बताने पर कि तभी भी ऐसा नहीं चाहती तो चुप कर गए। मिशा से पता चला इसे आयत और तभी के निकाह के मुतालिक, तो वो बिल्कुल बेजान होकर है कि वो सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा सारी रात कांटों पर गुजारी थी इसने। सुबह होते हुए गुस्से और दुख से तेज में इसके कमरे की ओर बढ़ी। आयत ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही पैंट पहने वो घड़ी बांध रहा था कि धार से दरवाजा खुलने पर इस तरफ मुतवज्जा हुआ और गेजों को सबसे इसे खड़ा देख हैरान हुआ। अरे मेरे कारनामे का इतनी जल्दी असर, काश बहुत पहले ये सब कर लेता। बदल में बोलता इसे नजरअंदाज करके फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। इसे इस तरह इग्नोर करते देख वो जी जान से चली थी। ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम इससे निकाह कर रहे हो? हाँ ठीक सुना तुमने। क्यों, तुम्हें कोई मसला है? ये तुम कह रहे हो, तुम जो सारा दिन मेरे पीछे पागलों की तरह फिरते हो और अब तुम्हें ये मिल गई है तो इसके पीछे पड़ गए हो? वाह क्या बात है, मैं ही पागल थी जो ये सब सच समझी। लेकिन खैर, मैं भी अब अम्मी को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगी जो मेरे लिए आया है। तुम्हें नहीं पर परवाह तो मुझे भी नहीं है। आंखों से आंसू साफ करती वो वापस मुड़ी। कि आयत को अब सारा प्लान चौपट होता हुआ लगा तो भाग कर इसे बाजू से पकड़ते दरवाजा बंद करते दरवाजे से लगाया। अंबर इसकी इस हरकत पर साकिन होगी और शौक से आंखें बड़ी किए इसे देखने लगी। यार बहुत जालिम हो तुम, खबरदार जो किसी रिश्ते के लिए हाँ की। कल परसों तक अम्मी आ रही है तुम्हारा हाथ मेरे लिए मांगने, मुंह बसोड़ कर बताने लगा। और वो पहले तो इसकी बात समझने की कोशिश करती थी, फिर समझ आते इसके बाल अपनी मुट्ठी में पकड़ती झंझोड़ने लगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अपने मजे के लिए तुमने मेरी जान ही निकाल दी, यू बंदर कहीं के। अरे छोड़ो अंबर, अब
क्या करी हो पागल, कोई आ जाएगा। बहुत मुश्किल से वो अपने बाल इससे छुड़वा पाया था। क्या यार, सारे बाल खराब कर दिए। और क्या कहा, तुम्हारी जान जाने वाली थी मेरे निकाह के मुतालिक सुनकर। इसका मतलब तुम भी। वो आंखों में शरारत ली इसकी गौर बढ़ने लगा तो वो जल्दी से दरवाजा खोलती वहां से भागी। आज तो इसके अंदाज ही और थे। अंबर के घर वालों की तरफ से हाँ होते ही निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। रुखसती अंबर की पढ़ाई खत्म होते ही रखी गई थी। आज वो लोग शॉपिंग करने मॉल आए थे। तब भी आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आयद और मिशा के बार बार कहने पर वो चली तो आई, लेकिन अब बेजार हो रही थी। किसी चीज में इसका दिल नहीं लग रहा था। तभी यार तुम क्या कर रही हो वहाँ, इधर आओ और बताओ ये ड्रेस कैसा है। मिशा इसे साइड पर खड़ा देख पकड़ कर लाई। हाँ अच्छा है, बस अच्छा है यार, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा और तुम हो भी प्यारी। नहीं मिशा, मेरे पास बहुत पड़े हैं, प्लीज जिद मत करो। चाची ने अभी कुछ ही दिन पहले लेकर दिए हैं, वही बहुत है। तो क्या हुआ, अगर वो और ले लोगी तो क्या हो जाएगा। इससे बोलकर वो आगे बढ़ गई तो तब भी इसे आवाजें देती रह कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। तब भी अपने सिर पर हाथ मारते रह कि शॉपिंग से फारिग होकर आई दिन ने रेस्टोरेंट ले आया मिशा की फरमाइश पर। अब वो लोग अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। आइस माजिद साहब की तबीयत ठीक न होने की वजह से ना चाहते हुए भी कराची मीटिंग के लिए आया था। शहजाद साहब ऑफिस में काम होने की वजह से नहीं गए तो वो मास को साथ लेता आया था। मिशा इन्हें फ्रेश होने का बोलती वाशरूम की ओर बढ़ गई। आईसीसी रेस्टोरेंट में बैठा अपने क्लाइंट से बातें कर रहा था कि इसकी नज़र कुछ ही दूर एक टेबल पर गई। जाने कि उसे तब्बी का गुमान हुआ तो जरा गौर करने पर इसे वो तब्बी ही लगी। कुछ देर तो यकटुकी से देखे गया जैसे अपनी आंखों पर यकीन ना हो रहा। फिर जल्दी से अपनी व्हीलचेयर घुमाता अपने क्लाइंट से एक्सक्यूज करता इसकी तरफ बढ़ा। तभी जो मुस्कुरा कर आयत की बातों का जवाब दे रही थी, जानी पहचानी आवाज़ पर अचानक मुड़कर देखता तो आयस को अपने सामने देख और वो भी इस हालत में झटके से उठी। आसी, ये क्या हुआ आपकी टांगे। इससे लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। तुम्हें धुतकारा था ना, तुम्हें तकलीफ दी, बस इसी की सजा मिली है मुझे। आयस तलखी से बोला तो वो नाम सर हिलाती से अपने मुंह पर हाथ रखी। तुम ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो। देखना बाबा जान और सब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। आयस जल्दी से इसका हाथ पकड़ता इससे बेताबी से कहने लगा। आज जो काफी देर से इन दोनों को देखता उलझन का शिकार था। इसके तभी का हाथ पकड़ने पर आपे से बाहर हुआ। ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो इसका हाथ। गुस्से में आयस से बोला। इसकी बात सुनकर आयस को भी गुस्सा आया। मेरी कजिन है ये, तुम कौन होते हो ऐसा बोलने वाले, और तभी ये कौन है और तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो। आयस तभी से सर्द अंदाज में पूछने लगा। ओ तो ये है वो बेईस लोग जिन्होंने तुम्हें आधी रात को घर से निकाल दिया और तो बाकर रो भी ऐसे डाल रहे हैं जैसे तुम इनके गुलाम हो। आयत सारी बात समझ आने पर तंजिया अंदाज में इनसे बोला, क्योंकि माज जो किसी काम से बाहर गया था दूर से आयस को किसी से बहस करते देख भागकर इस तरफ आया था और वहां आते तभी को देखे हैरान रह गया। ये हमारा और तभी का मामला है, तुम बीच में ना पड़ो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। आइस वार्न करने वाले अंदाज में बोला और तभी का हाथ पकड़ता वहां से इसे ले जाने लगा। तभी आइस के हाथ से अपना हाथ निकालती पीछे हटी तो आइस हैरत ज़्यादा इसको देखने लगा। बस कर दे अब्बासी, मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ। एक बार धक्के देकर निकाल तो चुके हैं, क्या फिर से मेरे साथ वही करना चाहते हैं। वो तंजिया अंदाज में बोली। देखो तभी मेरी बस आइस की बात काटती बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, ये मेरे अपने हैं, मेरे कजिन, आप लोगों से बढ़कर, और मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, समझे आप। यही मेरी फैमिली है अब। इसकी बात सुनता वो दुख और शिकवा करती नजरों से इसे देखने लगा। आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, सॉरी, इन लोगों के साथ मेरे मुंह से निकल गया था। तो वो नजरें चुराती वहां भागती चली गई। इसके पीछे ही आयद और मिशा जल्दी से भागे। आयस इसे जल्दी से जाता बेबसी से देखने लगा। माज जल्दी से घर चलो, हमें बाबा जान को बताना होगा, वहीं से वापस लाएंगे अब। तो माज गहरा सांस भर केड़ी से लेकर वहां से निकला। तभी अब कुछ बताओगी भी, मुझे आई झुंझलाते हुए अंदाज में इससे बोला। घर आते वो भागकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। मिशा भी काफी परेशान थी, लेकिन आयद ने एक बार इसे पास जाने से मना कर दिया। वो एक बार खुद इससे पूछना चाहता था। घर पर शमसा बेगम और दस्तगीर साहब नहीं थे। काफी देर तक इसे कमरे से निकलते ना देख आयद एक्स्ट्रा की से इसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो इसे सोफे पर बैठे रोते हुए देख पूछने लगा। और काफी देर तक पूछने पर भी जब वो नहीं बोली तो झुंझलाए हुए अंदाज में बोला। इसके बहुत बार कहने पर तभी इसे अपनी आयद से मोहब्बत और बाकी सब बताती गई। आयद कुछ देर तो शौक से इसे देखने लगा तो वो मजीद पछतावे से सर झुका के गहरा सांस भरकर वो इससे बोला, तभी मैं ठीक कहूँ तो इसमें तुम्हारी भी गलती थी, तुम्हें वो सब नहीं करना चाहिए था। और तुम क्या इतनी बेवकूफ़ थी कि जो तुम्हारी दोस्त तुम्हें उल्टी सीधी बातें बताती रही और तुमने अमल भी कर डाला। एक बार अपने दिमाग का इस्तेमाल ही कर लेती। आयद तासुफ से देख सर हिला कर आएगा। मुझे पता मुझसे गलती हुई, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने सुनने का मौका नहीं दिया और घर से निकाल दिया। कि मेरी गलती बहुत बड़ी थी, गलती इनकी भी थी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अब तुम क्या चाहती हो कि तुम अब भी इससे मोहब्बत करती हो। तो वह झिझकते हुए झुका हुआ सर हिला गई तो आयद मुस्कुरा दिया। चलो इस बारे में कुछ सोचते हैं, अब जल्दी फ्रेश होकर नीचे आओ, मिशा बहुत परेशान है और मामा और दादा भी आने वाले होंगे। तो सर हिलाती उठ गई। आयस के घर आते ही वजाहत हुसैन को ताबीर के बारे बताया तो सबको कुछ हौसला हुआ और वजाहत हुसैन जो बरसों की बीमार लग रहे थे फौरन से बेताबी से ताबी को देखने और वापस लाने के लिए निकले। आयस को थोड़ी मेहनत के बाद इस घर का एड्रेस मालूम हो गया जहाँ ताबीर रह रही थी।
अदीला बेगम भी जाना चाहती थी लेकिन शहजाद साहब ने मना कर दिया तो वो चुप कर गई। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें यहाँ से ले जाने के बारे में सोचने की भी? दस्तगीर साहब तेज में आते हुए बोले, इन लोगों की वजह मेरी बच्ची दर बदर की ठोकरें खाते गलत हाथों में जाते जाते बची है और ये फिर से इसे लेने आ पहुंचे हैं। इनका गुस्सा कम मजीद बढ़ता जा रहा था। देखे दस्तगीर साहब, इस वक्त हालात ऐसे थे कि कुछ समझ नहीं है। आप मेहरबानी करके एक बार तबी को बुला दें, मैं अपनी तबी से मिलना चाहता हूँ। मेरी इल्तिजा ही समझ लें। मानता हूँ आपका बहुत एहसान है कि तबी ठीक है, शुक्र है जो वो आप लोगों को मिल गई। एक इसे बुला दें। वजाहत हुसैन की इल्तिजा पर वलक भींच कर मुड़कर शमसा बेगम को ताबीर को लाने का कहा। कुछ ही देर में तबीन से इनके सामने थी। वजाहत हुसैन जल्दी से उठकर इनकी तरफ बढ़े। मेरा बेटा। तभी भी भाग कर इनके साथ जा लगी। नानो कैसे हैं आप, ठीक तो है ना? वो बेताबी से इनको देखती पूछने लगी। हाँ मेरा बच्चा, तुम्हें देख लिया ना तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। कैसा है मेरा बच्चा? नानो को याद नहीं किया, इससे शिकवा करते हुए बोले। अरे नानो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत याद किया आपको। तब भी बेटा मेरे साथ चलो, वो तुम्हारा ही घर है, सब तुम्हें याद करें बेटा। वजाहत हुसैन बेबसी से बोले। नानो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मेरा घर नहीं है वो, सब मुझसे नफरत करते हैं, मुझे फिर से निकाल देंगे। नहीं बेटा कोई नहीं निकालेगा, मैं हूँ ना, और एक बार मेरे पास आती तो सही। तभी वजाहत हुसैन शिकवा को निगाहों से बोले। फिर एक फैसला करते हुए दस्तगीर साहब से मुखातिब हुए। दस्तगीर साहब, मैं अपने बेटे के लिए तभी का हाथ मांगता हूँ। इनकी बात सुनकर तभी हैरान को नजरों से इन्हें देखने लगी। ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं क्या बोल रहे हैं? और वहाँ वाह क्या बाकी है? क्या इतनी ही अर्जा है ये कि अपने माजूर पोते के लिए यही रह गई है? लेकिन माफ़ करें, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। वो अटल लहजे में बोले। तभी को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। इनकी बात सुनता आयत जल्दी से बोला, कहीं मामला ज़्यादा ना बिगड़ जाए, हमें कुछ वक्त है, हम आपको सोच कर बता देंगे। आयत दस्तगीर साहब धाड़े तो इन्हें नज़रअंदाज करता हुआ इनसे बोला। वजाहत हुसैन के लिए यही बहुत था, इसलिए तभी के सर पर हाथ रखते तीखे थके हुए कदमों से वहाँ से निकले। क्या ये ठीक कह रहा है? तभी दस्तगीर साहब तभी को कड़ी नजरों से देखते हुए बोले। तो वो झुका सर हिला। हाँ मैं हिलागी तो इसे देख कर रहेगी। क्या सारी उम्र एक मजदूर के साथ रह लोगी? इनके आयस को मजदूर कह बोलने पर वो तड़प उठी। नहीं दादाजी ऐसा नहीं है, ऐसा ना बोले, वो ठीक हो जाएंगी। इसके ऐसा बोलने पर वो तासुब से सर हिला कर रह के, ठीक है मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरी बेटी ने पहली बार कुछ मांगा है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन एक बार अपने फैसले पर गौर जरूर करना है, इनके तुम्हारे साथ किए जाने वाले सलूक पर। दादा जान मैंने सोच समझ कर ही फैसला किया है। बोलती वो सर झुकागी तो दस्तगीर साहब गहरा सांस भर कर रह के, ठीक है रात बहुत हो गई है, अब जाओ सो जाओ। तो वो भींचती एक नजर इन्हें देखकर वहां से चली गई। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं बाबा जान? आइस दुख और हरारत से कंग वजाहत हुसैन को देख क्या था। अब ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया हमने जो तुम इतना भड़क रहे हो। एक बार तुम्हारी मर्जी से सब हुआ था तो इसका नतीजा भी देख लो। और तो और जिसे तुम इतना पसंद करते थे वो अभी आगे शादी कर चुकी है। ये थी तुम्हारी मोहब्बत? वजाहत हुसैन तंजिया अंदाज में बोले। तो वो लब भींच गया। लेकिन बाबा जान वो मुझसे बहुत छोटी है, और कहाँ मैं एक माजूर इंसान, वो एक मुकम्मल इंसान डिजर्व करती है। मैं इससे शादी नहीं करना चाहता। वो तल्खी से बोला। अभी वो मैच्योर नहीं है और बाद में इसे एहसास होगा तो इसे मैं बोझ ही लगूंगा। सर झटकते हुए बोला। सबको जूनिया जैसा समझ रखा है क्या? क्या यार बाबा जान इसको क्यों बीच में सीट लाते हैं? वो चिढ़ते हुए बोला। जो भी है मैं फैसला कर चुका हूँ, कुछ नहीं हो सकता। अगर अपनी मर्जी करनी है तो आज के बाद मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं तुम्हारा। इनकी बात पर वह सुन हो गया। वजाहत हुसैन अपनी सुनाते वहां से चले गए और वो कुछ भी बोलने के काबिल ना रहा। दस्तगीर साहब के मानते ही वजाहत हुसैन को हाँ करती गई और आयत की शादी के साथ ही तब्बी की शादी रखी गई। इधर आयत को कुछ पल चैन नहीं आ रहा था। वो ये शादी नहीं करना चाहता था। इसे लगा था तब्बी अब तक समझ गई होगी, मगर नहीं। वो अपनी बेबसी पर जी भर कर रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि कैसे इससे समझाए। मुझे एक बार तब्बी से बात करनी होगी, लेकिन कैसे? मेरे पास तो वहाँ का कोई नंबर भी नहीं है। बाबा जान के फ़ोन से करता हूँ, इसमें ज़रूर होगा। हाँ रात को करूँगा तो शायद बात भी हो सके। अपने आप बड़बड़ाते वो लाउंज में आया, लेकिन वजाहत हुसैन की बात सुनते पहलू बदल कर रह गया। मैंने तब्बी और आयस का रिश्ता तय कर दिया है। वो लोग भी मान गए हैं। अगले महीने की 10 तारीख तय की है मैंने। क्या किसी को कोई मसला है? अपनी बात मुकम्मल करते हुए सबकी और देखते हुए बोले। अरे हमें क्या मसला होगा बाबा जान, ये तो खुशी की खबर है। हमारी तरफ से आप बेफिक्र हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। आगे है हमारी वजह से वो बच्ची सब कुछ झेल चुकी है। माजिद साहब इनसे बोले तो बाकी सभी इनके बात से इत्तेफाक करते हुए सर हिला के। तो वो एक नज़र आयस को देखते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए और वो इन्हें बेबसी से देख कर रह गया। तभी तुम्हारे साथ इतना कुछ इन लोगों ने किया, और तुम्हारे वो कज़न आइस भाई, उन्होंने तो तुम्हें धुतकारा था ना, फिर इतनी आसानी से तुम कैसे मान गई ये शादी करने के लिए? मिशा ताबीर को ढूंढते हुए इसके कमरे में आते ही बोली। तभी कुछ देर तो बोल ही ना सकी। क्या जवाब देती इसको कि इसके अपने दिल में ही चोर था। वो कैसे अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाती जो फिर से इतनी मुश्किल से मिली थी। तभी कहाँ खो गई हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ। इसके जवाब ना देने पर मिशा इसे झंझोड़ते हुए बोली तो वो चौंकी। हाँ वो मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ, इन्हें फिर से खोना नहीं चाहती। सर झुकाकर बोली। तुम बिल्कुल पागल हो। तभी मिशा तासुब से सर हिलाकर रह गई। शाम में ही आइस बेड़ा तर जावे तेरा पीडीएफ के बच्चे, गुम ही हो गया।
किधर है? मिल गया है। शाम में ही आइस वजाहत हुसैन के फ़ोन से नंबर ले चुका था और अब अपने कमरे में आकर कार में लाता इंतजार करने लगा। एक दो बेल पर फ़ोन उठा लिया गया, तब भी जो किचन से पानी का जग लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी, लाउंज में पड़े फ़ोन को बजते देख इर्द गिर्द देखा, लेकिन किसी को भी मौजूद ना पाकर कंधे उचकाती फ़ोन की तरफ बढ़ी। एक तो समझ नहीं आता हीरो तब भी फ़ोन करता है या हीरोइन ही उठाती है। वैसे कहीं कहीं भी लिखा होता है कि किसी और ने उठाया, लेकिन हीरो ने लाइक बात नहीं की। वो ठीक है भाई, इत्तेफाक लगता है क्योंकि लाउंज से बहुत से लोग गुजरते हैं तो उठा सकते हैं। हेलो। तभी दूसरी तरफ से आइस की आवाज़ सुनकर वो घबरा गई। तभी कैसी हो? आइस के पूछने पर वो हलक तर करती बोली, जी ठीक हूँ। आप? मैं ठीक था, लेकिन तुम्हारे फैसले ने ठीक नहीं रहने दिया मुझे। वो संजीदगी से बोला, क्यों, क्या हुआ है? वो सब जानकर भी अनजान बनते हुए बोली, तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? तभी मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है, मना करो। तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं है। मैं एक मजदूर इंसान हूँ जो खुद की भी देखभाल नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक बोझ हूँ। एक वक्त आएगा तुम पछताओगी अपनी बेवकूफ़ी पर। इसीलिए कह रहा हूँ, सुबह होते ही बाबा जान को मना कर देना, समझी? आइस बेबसी से इससे बोला। तभी आइस की बात सुनती गहरा सांस भर कर रह गई। अगर इतने ही तंग हैं तो खुद मना करते, मुझ पर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? मैं भी किसी से कुछ नहीं कहने वाली। सॉरी कहते ही फ़ोन बंद कर गई और आइस फ़ोन पर हेलो हेलो करता रह गया। कोई नहीं, एक बार शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो अपने आप को मुतमईन करती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। इधर आइस दांत पीसता रह गया। एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखता हूँ तुम्हें। वो गुस्से से आग बबूला होता हुआ बोला। वक्त गुजरने का पता ही न चला और आज वो रुखसत होकर दोबारा से वजाहत वाला आ गई थी, लेकिन किसी और के नाम से छुटकर। सारे वक्त में आइस बेतासुर निगाहों से सब देखता रहा। वजाहत हुसैन की खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। बाकी सभी बहुत खुश और मुतमईन थे। अदीला बार बार तभी से माफ़ी मांग चुकी थी और वो इन्हें माफ़ कर चुकी थी। वो इन्हें एक मौका देना चाहती थी, तभी माफ़ कर दिया। सारी रस्मों के बाद जाकर ज़ाहिरा बेगम तभी को आइस के कमरे में बिठा आई और इसे आराम करने का कहती कमरे से निकल गई। वो इस वक्त तो आइस के रवैये को सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। अब पता नहीं वो क्या करता। तभी आइस कमरे में दाखिल हुआ तो इसे बेड पर यूं अभी तक बैठे देगी इग्नोर करता अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने चला गया। इसके यूं इग्नोर करने पर तभी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो इस सब की ही उम्मीद कर रही थी। मोहब्बत तो वो करती थी, तो तकलीफ भी इसे उठानी थी, लेकिन फिर ढीठ बनकर बैठी रही। आइस जो अब अपने इस सब का आदी हो चला था, तभी अपने काम खुद ही करने लगा था। वो नहीं चाहता था कि किसी पर बोझ बने। बाथरूम से फ्रेश होकर वो जैसे ही बाहर आया, इसे इसी तरह बैठे देखकर कट गया। तभी उठो और जाकर चेंज कर लो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। यहाँ बैठकर अपना और मेरा वक्त बर्बाद ना करो। वो सर्द अंदाज में बोलता हुआ मुश्किल अपने आप को बेड पर मुंतकिल करता लेटने लगा तो हकदक्सी से देखती रह गई। फिर आंखों में आई नमी अपनी उंगली से साफ करती चेंज करने चली गई तो आइस इसकी आंखों में नमी देखकर पछताने लगा। सॉरी तभी, लेकिन मेरे पास और कोई हल भी नहीं है। मेरे साथ सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी, कोई खुशनसीब नहीं हो सकती। खुद से बड़बड़ाते वो करवट बदल कर आंखें बंद कर गया तो छम से तभी का सरापा इसकी आंखों के पर्दे पे लहरा गया। फिर सर झटक कर सोने लगा। कुछ देर बाद चेंज करके आती तभी कमरे की लाइट बंद देख कर अफसरदा हो गई और खुद भी एक साइड पर लेटती सोने के लिए कोशिश करने लगी। कुछ ही दिन यूं ही गुजर गया। इस तभी को मुकम्मल नज़रअंदाज करा था और तभी कट कर रह जाती, मगर इनको देख कर बिल्कुल नहीं लगता था कि इनकी अभी अभी शादी हुई है। ज़ाहिरा बेगम काफ़ी दिनों से नोट करी थी, लेकिन तभी इन्हें मुतमईन कर देती कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो ना चाहते हुए भी मान जाती। गानियाँ आज के दिनों के लिए रहने आई थी तो आते ही इसने तभी और आइस के बीच कुछ सीखने लगा तो रात होते ही वो इसे पूछ कुछ कर रही थी। तभी इसे बताते रोने लग पड़ी। अब इससे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। इतने दिनों से तुम सब सह रही हो और किसी को बताया भी नहीं। मामा को ही बता देती, अच्छी खबर लेती इसकी। अपनी फजूल सी सोचों की वजह से हमारी नई दुल्हन को इतना तो रुलाया है इसने। गानिया ताज्जुब से बोली। चलो छोड़ो, अब मैं जैसा बोलूँ बिल्कुल वैसा करना। एक तो इसके डर से तुम इसका कोई काम भी नहीं करती हो। सबका किया खाक ठीक होगा, खाक ठीक होगा, कोई हाल नहीं तुम्हारा। तभी इसे इसके हाल पर छोड़ा हुआ है तुमने। अब से कमर कस लो। अगर अपने बंदे को अपने पाँव पर खड़ा देखना चाहती हो और इसे तुम ही पहले जैसा कर सकती हो। तब भी हैरत से इसे देखने लगी। लेकिन आप ही मैं कैसे? अरे कोशिश करनी, अब बस मैं जो बोलूँ करती जाना। इसके बताने पर वो गौर से इसकी बातें सुनने लगी। कुछ बातें सुनकर वो सड़क पड़ गई। इसकी हालत देख गानियाँ हंस पड़ी। आइस रात में बेड पर नींद दराज कोई किताब पढ़ने में मसरूफ था कि अपने पाँव पर कुछ महसूस करते सामने देखा जाता। तभी मैडम मज़े से फैल कर बैठी इसके पाँव पर मसाज कर रही थी। ये क्या कर रही हो, छोड़ो। तभी मैंने कहा छोड़ो मेरे पाँव, लेकिन वो अनसुनी करती अपने काम में लगी रही। इसे अपनी बात ना मानते देख वो झुंझला गया। तभी प्लीज़ ऐसा नहीं करो, तुम छोड़ो, मैं खुद कर लूँगा। हाँ जैसे पहले करते रहे हैं, वो तंज़ी अंदाज में बोली तो वो लब भीज कर वापस बेड पर ढेक गया। तभी आराम से अपना काम खत्म करती कमरे से निकल गई तो आइस इसकी पुश्त को घूर कर रह गया। क्या अजीब मुसीबत है। वो कट कर रह गया। ना महसूस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से आइस के काम खुद करने लगी। पहले तो वो बहुत गुस्सा हुआ, लड़ा इससे, लेकिन वो भी ढीठ बन गई तो आहिस्ता आहिस्ता वो इसका आदी होने लगा था। अब वो अक्सर अपने कामों के लिए तभी को पकाने लगा था और तभी के लिए यही बहुत था। वो फिर
वो फिर से चहकने लगी थी। इसे यकीन था वो आइस को अब मुकम्मल तौर पर अपना बना ही लेगी। आज गानिया को अपनी किसी दोस्त की पार्टी में जाना था और तभी को साथ ले जाना चाहती थी। तभी इसके कमरे की तरफ बढ़ी और कमरे में दाखिल होते ही तभी को एक पैकेट दिया। इसे रेडी होने का बोलकर नीचे आ जाने को कहा तो सर हिला गई। आइस कमरे में नहीं था। वो पैकेट खोलती पहले वो हक तक रह गई। पैकेट में रेड शिफॉन की साड़ी थी। अरे ये तो मैंने कभी पहनी ही नहीं, अब क्या करूँ, आप ही से ही पूछना पड़ेगा। गानिया आप ये तो मुझे पहनी ही नहीं आती, आप प्लीज बताएं ये कैसे बांधते हैं। गानिया इसको देखकर रह गया। इसे बताकर साथ ही इसको हल्का सा प्यार भी कर दिया। अल्लाह तभी तुम कितनी प्यारी लग रही हो। गानिया तो इसे इस गेटअप में देख सुन होगी, मगर अगर अब मेरी ये हालत है, सोचो गाइस का, गाइस नहीं आइस, अल्लाह इसका नाम मैंने बिगाड़ के रख दिया है, आइस का क्या बनेगा। इसकी बात सुनकर वो ब्लश कर गई। अच्छा आप ही मैं अपना पर्स ले आऊँ, इसे बोलती हुए अपने कमरे की तरफ भागी तो गानिया मज़े से नीचे चल दी। आज तो तुम्हारी खैर नहीं आइस। तभी अपने कमरे में आते ही बगैर आइस की मौजूदगी की परवाह के अलमारी में से पर्स निकालने लगी। आइस अचानक कमरे में तभी को आते देख वो जो फिर से फाइल की तरफ मतवज्जा हुआ था, झट से दोबारा तभी की ओर देखा और फ्रीज हो गया। यकटू किसे देखेगा। रेड शिफॉन की साड़ी में वो खुले बाल, लंबे बाल पुष्ट पर भिलाए कोई और ही लगी इसे। फिर अपने आप को होश में लाते खुद पर कंट्रोल करते, जो कि आज नामुमकिन लग रहा था, इससे पूछ बैठा कहाँ जा रही हो। कमरे में आइस की मौजूदगी महसूस करते इसकी तरफ मुड़ी। अरे मैंने देखा ही नहीं था आपको, वो मैं गानिया के साथ जा रही हूँ इनकी दोस्त की पार्टी में, वो खुशी से बताती बोली। और बताए मैं कैसी लग रही हूँ, वो इससे पूछने लगी। वो चाहती थी गानिया की तरह वो भी इसकी तारीफ करे। कपड़े चेंज करो, वह जबत करते हुए बोला। मगर क्यों, वो मुंह छोड़ते बोली। तभी आज एक बार कह दिया तो कह दिया जाओ। तभी जब एक बार कह दिया तो कह दिया जाओ, वो गुस्से में बोली। तो वो भी हरदर्मी दिखाती बोली, क्यों मानूं मैं आपकी बात। हाँ मेरी बात मेरी मानते हैं, जब मेरी मानेंगे मैं भी मानने लग जाऊंगी। बोलती वहाँ से चली गई तो वो शौक और हैरत से इसे देखने लगा। वो जल्दी से अपनी व्हीलचेयर घुमाते बाहर निकला। तब तक वो दोनों जा चुकी थी। आज को सही मायनों में अपनी लापरवाही पर गुस्सा आया। वापिस गुस्से में अपने कमरे में चला आया। आप ही वो नाराज़ हो जाएंगे। तभी आइस की फिक्र करती हुई बोली, अरे कुछ नहीं होता, ये सब ज़रूरी है, तभी वो लाइन पर आएगा, नहीं तो वो और ज़िद्दी बन जाएगा। इसे ठीक करना चाहती हूँ ना, तो बस कुछ वक्त और सब्र कर लो मेरी जान। हाँ गानिया से समझाते हुए बोली तो वह सर हिलाकर रह गई। अपना आदि बनाकर तभी अब आइस के कामों से भागने लगी थी। वैसे कोई भी काम कहता तो वो किसी और काम का बहाना बनाकर इसे इग्नोर कर जाती। आइस बुरी तरह तभी का आदी हो गया था। अब तो इसे वो एक पल नजर न आती तो वो बेचैन होने लगता। ये सब देख कर इसका दिल तो करता, मगर इसकी भलाई के लिए मजबूर थी। तभी अलमारी में कपड़े सेट करने के लिए कमरे में आई तो आइस को 2 दिन से एक ही शर्ट और ट्राउजर में देख थक रहेगी। मतलब इसने गुस्से में 2 दिन से कपड़े ही नहीं बदले थे। ये देखी इसे हंसी तो बहुत आई, लेकिन कंट्रोल करती अपना काम खत्म करके इसे के पास आई। इसका रुख अपने सामने करती इसकी आंखों में देखा जो खुफकी से मुंह मोड़ गया था। क्या हुआ, नाराज है तो तुम्हें याद आ गया। वो तंजिया अंदाज में बोला, इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है, जैसा आप करते हैं मुझे भी दुख होता है, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया कभी। वो खुफकी से बोलती से घूर कर देखने लगी तो गहरा सांस भरकर बोला। फिर इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत बुरा हूँ मैं, तुम्हें हर बार तकलीफ दे बैठता हूँ, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन अब इससे जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, क्योंकि तुमने बुरी तरह मुझे अपने प्यार में पागल कर दिया। इन दोनों तुम्हारी लातलकी मैंने कैसे बर्दाश्त की है मैं ही जानता हूँ। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। वो बेचारगी से बोला तो तभी खिलखिला कर हंसती तो इसे हंसते देख वैसे गले से लगा गया। तभी भी नम आंखों से इसके गले लगती खुदा का शुक्र करने लगी। तभी के साथ वो हर हफ्ते डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए जाने लगा था और बाकायदा एक्सरसाइज भी करने लगा था। अब वो खुद जल्द से जल्द ठीक होना चाहता था। डॉक्टर ने इसको मस्बत जवाब दिया था कि अगर वो ऐसे ही रहा तो बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। तभी भी इसका पूरा साथ दे रही थी। रोज़ इसके साथ एक्सरसाइज में इसकी मदद करती। इन्हीं दिनों इनके बीच सब कुछ ठीक होने लगा था। अब तो आईसी से अपनी नज़रों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देता था और इस पर सब इसका मजाक उड़ाते तो वो झिलम कर रह जाता। आज 2 माह बाद जाकर वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाया था और वो रब का जितना शुक्र करता कम था। तभी का तो अब वो दीवाना था। तभी कभी कभी तो हैरान होती कि ये वही आइस है जो इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर खुदा का शुक्र करती जिसने इसे इतनी तकलीफ़ों के बाद इसकी मोहब्बत इसे दे दी थी। आसी हम वापस कब जा रहे हैं। आज इन्हें मरी आए 2 हफ्ते होने वाले थे। यही आइस लोगों का फार्म हाउस था जिसमें वो रह रहे थे और आइस था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्यों तुम अब बोर हो गई हो, वो मुंह बसोरते बोला। उफ मैंने ऐसा कब कहा, देखे ना कितने दिन हो गए, अब तो वापस चलना चाहिए ना। घर वाले जब सब भी बार बार फ़ोन करके पूछ चुके हैं। वो झंझला कर बोली, अभी नहीं जा रहे, मैंने तो अभी ठीक से तुम्हारे साथ वक्त भी नहीं गुजारा। इसकी बालों की लट को पकड़ते हुए बोला, क्या इतने दिन से हम यहाँ क्या कर रहे हैं आइस, क्या बिना। वो झिनप कर बोली और खड़ी हुई तो वो मुस्कुरा गया। ना वो शरारत, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, क्या आगे भी बात पूरी करो। वो इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, देखिए आइस प्लीज़ बस करें यार। इससे अपनी तरफ भागते देख वो भागकर कमरे से निकली। पूरे लाउंज में इनकी हंसने की आवाज़ें गूंज रही थी। दी एंड, मुक गया। हाँ, एक गुड नावल, अच्छा नावल था है ना। मुझे किसी ने शिकायत की कि क्या मिसिबा सैड नावल ही पढ़ी जा रही हैं। अब तो आपकी ना मतलब लाइक आपकी आवाज़ सुनते भी डर लगता है कि ये सैड ना हो।
तो भाई मैंने सिर्फ 2 नावल रिसेंटली 2 नावल सैड पढ़े थे। लाइक एक पढ़ा था, उसके बाद मैंने एक हैप्पी एंडिंग वाला नावल पढ़ा, उसके बाद एक सैड एंडिंग वाला, और बस। और ये हैप्पी एंडिंग वाला है। अगला भी लाइक मैंने बहुत कम सैड एंडिंग पढ़ी हैं, मैं ज़्यादातर हैप्पी एंडिंग ही पढ़ती हूँ। तो डोंट वरी, कभी कभी सैड एंडिंग भी पढ़नी चाहिए। ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती, आपको ऊंच नीच देखनी पड़ती है। हो, आप लोगों को नावल कैसा लगा लास्ट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चलिए जी, निकल जाएँ नीवे नीवे होके। वैसे इधर टावा टावा बोलते हैं, टावा टावा होके निकल जाओ। लाइक स्लोली स्लोली चले जाओ।